कल्पना कीजिए, आप रात के अंधेरे में खुले आसमान के नीचे खड़े हैं, सिर ऊपर उठाते हैं और आपकी नजरें अनगिनत तारों की उस चादर से टकराती हैं जो एक रहस्य से भरी हुई अनंत दुनिया की ओर इशारा कर रही है। पर क्या आपने कभी सोचा है कि वो चमकते हुए तारे, वो धुंधले से नजर आते नीले और नारंगी बिंदु असल में क्या हैं? वो जो आपको छोटी सी रोशनी की बूंद लगते हैं, वो शायद अरबों सूरजों का घर है। कुछ तो इतने विशाल हैं कि अगर उन्हें सूर्य की जगह रख दिया जाए तो उनकी बाहें पृथ्वी को निगल जाएं। पर यह सिर्फ शुरुआत है। हम जिस ब्रह्मांड में रहते हैं वो इतना बड़ा है कि उसे मापा नहीं जा सकता। पर विज्ञान ने इसके एक छोटे से हिस्से को समझने की कोशिश की है और उसे हम कहते हैं ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स, यानी दृश्य ब्रह्मांड। वो हिस्सा जिसे हम देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं और जिसकी गूंज हमारे उपकरण पकड़ सकते हैं। अब सोचिए, प्रकाश की गति को भी लगभग 13.8 अरब साल लगे उस आखिरी किनारे से यहां तक पहुंचने में। यानी जो कुछ हम देख सकते हैं वो अतीत है। हर तारा, हर गैलेक्सी, हर किरण, वो सब कुछ जो हमारी आंखों तक पहुंच रहा है वो अब नहीं बल्कि कभी बहुत पहले का है। हम अतीत को देख रहे हैं और वो भी अरबों साल पुराना। और यही सबसे रोमांचक बात है, हम ब्रह्मांड के उस झरोखे को देख रहे हैं जहां समय, स्थान और भौतिकी सब झुक जाते हैं। यहां क्वासार्स हैं जो ब्रह्मांड की सबसे पुरानी आवाजें हैं। यहां ब्लैक होल है जो समय और पदार्थ को निगलते हैं। यहां गैलेक्सियां हैं लाखों करोड़ों की संख्या में, हर एक अपने अंदर अरबों तारों के साथ। और यहां हैं वो रहस्य जिनका जवाब शायद आज तक किसी ने नहीं खोजा। ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स कोई साधारण शब्द नहीं, ये वो मंच है जहां सृष्टि का सबसे बड़ा नाटक चल रहा है और हम इंसान इस नाटक के छोटे से दर्शक हैं जिन्होंने अभी बस पर्दा उठाया है। इस डॉक्यूमेंट्री में हम एक रोमांचक यात्रा पर निकलेंगे, एक यात्रा जो पृथ्वी से शुरू होकर उन दूर दराज की सीमाओं तक पहुंचेगी जहां समय शुरू हुआ था, जहां पहले परमाणु बने थे, जहां पहली रोशनी जली थी, जहां से हमारी कहानी शुरू हुई थी। तो बांध लीजिए अपनी कल्पनाओं की सीट बेल्ट, क्योंकि हम प्रवेश करने जा रहे हैं उस रहस्यमयी क्षेत्र में जिसे कहते हैं ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स, जहां हर बिंदु एक कहानी है और हर कहानी ब्रह्मांड की एक नई परत खोलती है। हमारी यात्रा शुरू होती है यहीं से, पृथ्वी से, एक छोटी सी नीली बिंदी जो ब्रह्मांड के महासागर में तैर रही है। यहां से जब हम ऊपर देखते हैं तो हमें लगता है कि हम अकेले हैं, लेकिन सच्चाई इससे कहीं ज्यादा विशाल और विस्मयकारी है। हमारा सौर मंडल, जिसमें सूर्य और उसके 8 ग्रह हैं, एक गैलेक्सी का हिस्सा है जिसे हम कहते हैं मिल्की वे गैलेक्सी, एक ऐसी आकाश गंगा जिसमें लगभग 100 अरब सितारे हैं। और यह सिर्फ एक गैलेक्सी है। अब कल्पना कीजिए कि ऐसे ही अरबों गैलेक्सियां इस ब्रह्मांड में फैली हुई हैं। लेकिन यहां एक सवाल उठता है, हम ब्रह्मांड में कितना देख सकते हैं? हमारी निगाहें कितनी दूर तक पहुंच सकती हैं? विज्ञान कहता है हम लगभग 43 अरब प्रकाश वर्ष चौड़ा एक क्षेत्र देख सकते हैं। इसे ही हम कहते हैं ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स। यह वो क्षेत्र है जहां तक ब्रह्मांड की रोशनी बिग बैंग के बाद से अब तक हम तक पहुंच पाई है। उसके बाहर क्या है? क्या वहां और गैलेक्सियां हैं? क्या वहां भौतिकी के नए नियम हैं? या वहां सिर्फ अंधकार और खामोशी है? इन सवालों का जवाब आज भी हमारे पास नहीं है, लेकिन जो कुछ हम देख सकते हैं वो ही अपने आप में इतना चमत्कारी है कि इंसानी सोच रुक जाती है। हम जब टेलीस्कोप से देखते हैं, जैसे हबल स्पेस टेलीस्कोप या अब जेम्स वेब टेलीस्कोप, तो हम समय में पीछे देखते हैं। हम उन गैलेक्सियों को देखते हैं जो अरबों साल पहले अस्तित्व में आई थीं। उनकी रोशनी ने हमें यह बताने में अरबों साल लगा दिए कि वे कभी थीं। और जब हम और गहराई से देखते हैं तो हमें एक दीवार मिलती है, कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड की दीवार। यह है ब्रह्मांड की पहली चीख, पहला संकेत कि कभी कुछ नहीं था और फिर सब कुछ बन गया। यह दृश्य ब्रह्मांड सिर्फ गैलेक्सी और तारों का संग्रह नहीं है, यह एक किताब है अरबों साल पुरानी, जिसकी हर परत हमें बताती है कि हम कौन हैं, कहां से आए हैं और शायद हम कहां जा सकते हैं। हम एक ऐसे विशाल कैनवास को देख रहे हैं जो समय और स्थान दोनों को पार करता है, जहां एक सेकंड अरबों साल की कहानी कहता है, जहां एक बिंदु अनंत रहस्य समेटे हुए है। तो जब अगली बार आप रात के आसमान में झांकें तो सिर्फ तारे मत देखिए, देखिए वो दरवाजा
जो एक पूरी अनदेखी दुनिया की ओर खुलता है। वो ब्रह्मांड जो हमारे भीतर झांक रहा है और कह रहा है, आओ मुझे समझो, क्योंकि मैं सिर्फ बाहर नहीं, तुम्हारे अंदर भी हूं। तो चलिए समझते हैं ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स क्या है। ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स या दृश्य ब्रह्मांड ब्रह्मांड का वह गोलाकार क्षेत्र है जिसमें उपस्थित वह समस्त पदार्थ शामिल है जिसे हम पृथ्वी से देख सकते हैं। यह सिर्फ एक सीमित हिस्सा है उस अनंत विस्तार का जिसे हम ब्रह्मांड कहते हैं। इसका आधार बहुत सरल है, जिस किसी वस्तु या तारा से निकली हुई विद्युत चुंबकीय तरंगें जैसे प्रकाश, रेडियो वेव्स, इंफ्रारेड या गामा किरणें हमारे सौरमंडल और पृथ्वी तक पहुंचने के लिए पर्याप्त समय पा चुकी हैं, वही वस्तुएं हमारे ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स में आती हैं। ब्रह्मांड की उत्पत्ति जब लगभग 13.8 अरब वर्ष पहले बिग बैंग के रूप में हुई, तब से प्रकाश निरंतर गति कर रहा है। चूंकि प्रकाश की गति सीमित है, लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड, और चूंकि ब्रह्मांड लगातार विस्तार कर रहा है, तो इसका मतलब यह हुआ कि हम केवल उन्हीं घटनाओं या वस्तुओं को देख सकते हैं जिनसे निकला प्रकाश अब तक हम तक पहुंच पाया है। इस तरह ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स का विस्तार लगभग 46.5 अरब प्रकाश वर्ष लाइट ईयर्स तक माना जाता है, और यह दूरी हर दिशा में लगभग समान है। महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि ब्रह्मांड को हम आइसोट्रोपिक मानते हैं, यानी हर दिशा में समान और संतुलित। इसका अर्थ यह हुआ कि ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स एक पूर्ण गोलाकार क्षेत्र है जिसका केंद्र हम यानी पर्यवेक्षक ऑब्जर्वर होता है। इसीलिए यह क्षेत्र न तो कोई वास्तविक सीमा है, न ही यह ब्रह्मांड का अंत। यह केवल उस दृष्टि की सीमा है जहां तक हम देख सकते हैं। मजेदार बात यह है कि यह गोल क्षेत्र केवल पृथ्वी के लिए नहीं है। ब्रह्मांड का हर बिंदु, हर ग्रह, हर गैलेक्सी, हर कण अपने अपने केंद्र से एक अलग ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स रखता है। यह संभव है कि किसी दूरस्थ गैलेक्सी से किसी अन्य ग्रह पर मौजूद प्राणी अपने आसमान में जो कुछ देख पा रहे हों, वह हमारी दृष्टि में ही न आता हो। यानी हर स्थान का अपना एक दृश्य ब्रह्मांड होता है, और ये ब्रह्मांड आपस में आंशिक रूप से ओवरलैप कर सकते हैं या बिल्कुल अलग भी हो सकते हैं। इस बात को समझना बेहद रोमांचक है कि हम एक छोटे से ग्रह पर बैठे हुए उन अरबों गैलेक्सियों की झलक पा रहे हैं जो शायद अब अस्तित्व में ही न हो, क्योंकि जो प्रकाश हम देख रहे हैं वह लाखों, करोड़ों या अरबों साल पहले निकला था। इस प्रकार हम वास्तव में ब्रह्मांड का अतीत देख रहे हैं, न कि उसका वर्तमान। ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स एक अदृश्य लेकिन वैज्ञानिक रूप से परिभाषित सीमा रेखा है, जहां से आगे हम देख नहीं सकते, क्योंकि वहां से कोई संकेत अभी तक हम तक पहुंचा ही नहीं है। पर यह सीमा स्थायी नहीं है। जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा और प्रकाश की यात्रा जारी रहेगी, यह दृश्य ब्रह्मांड भी फैलता रहेगा। जब हम कहते हैं ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स या दृश्य ब्रह्मांड, तो इसका मतलब सिर्फ इतना नहीं होता कि हमारी दूरबीनें या आधुनिक तकनीक जितनी दूर तक देख सकती हैं, बल्कि इसका असली मतलब है प्रकाश की गति द्वारा तय की गई एक प्राकृतिक सीमा। ब्रह्मांड में कोई भी संकेत, चाहे वह प्रकाश हो, रेडियो तरंगें हो या अन्य कोई सूचना, प्रकाश की गति से ज्यादा तेज नहीं जा सकता। इसलिए ब्रह्मांड में एक ऐसी दूरी है जिसके पार से आने वाला कोई भी संकेत अब तक हम तक पहुंच ही नहीं सका। इसी सीमा को वैज्ञानिक पार्टिकल होराइजन कहते हैं, यानी वो आखिरी किनारा जहां तक से आने वाले कणों की जानकारी या संकेत हमारे पास आ सकते हैं। यह समझने के लिए आइए थोड़ा और गहराई में चलते हैं। जब हम बहुत पीछे झांकते हैं तो हमें एक विशेष प्रकार की रोशनी मिलती है जिसे कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन या CMBR कहा जाता है। यह वो प्राचीन रोशनी है जो ब्रह्मांड के जन्म के कुछ लाख साल बाद चारों तरफ फैल गई थी। यही CMBR हमें ब्रह्मांड के सबसे दूर और सबसे पुराने किनारे की झलक देती है। गणनाओं के अनुसार उस क्षेत्र से जिस दूरी पर वह रोशनी निकली थी, उसे आज की स्थिति में कमोविंग डिस्टेंस कहा जाता है। यह दूरी लगभग 14 अरब पारसेक यानी करीब 45.7 अरब प्रकाश वर्ष है। ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स का जो सबसे किनारा है, वहां तक की कमोविंग दूरी 14.3 अरब पारसेक यानी लगभग 46.6 अरब प्रकाश वर्ष मानी गई है। यह करीब 2% ज्यादा है। इसलिए ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स का औसत त्रिज्या यानी रेडियस
लगभग 46.5 अरब प्रकाश वर्ष मानी जाती है। अब बात करते हैं इस विशाल क्षेत्र में मौजूद सामान्य पदार्थ यानी ऑर्डिनरी मैटर की कुल मात्रा की। ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स के व्यास और ब्रह्मांड की क्रिटिकल डेंसिटी को आधार मानते हुए वैज्ञानिकों ने जो गणना की है उसके अनुसार इस पूरे दृश्य ब्रह्मांड में सामान्य पदार्थ का कुल द्रव्यमान यानी मास लगभग 1.5 गुना 10 की घात 53 किलोग्राम है। इस संख्या को आसान भाषा में कहें तो यह इतना भारी है कि हमारे पूरे सौरमंडल को अरबों खरबों गुना दोहराकर भी शायद उसके बराबर नहीं पहुंच पाएंगे। इतना ही नहीं, नवंबर 2018 में खगोलविदों ने एक और दिलचस्प बात बताई। उन्होंने पूरे ब्रह्मांड में फैली एक्स्ट्रा गैलेक्टिक बैकग्राउंड लाइट यानी EBL का अनुमान लगाया। उनके अनुसार इस रोशनी में मौजूद कुल फोटोनों की संख्या करीब 4 गुना 10 की घात 84 है। मतलब ब्रह्मांड में मौजूद रोशनी के कणों की संख्या इतनी है कि उसे गिनना भी हमारे लिए असंभव है। ब्रह्मांड सिर्फ फैला नहीं है, यह लगातार और तेजी से फैलता जा रहा है। और यही विस्तार अब धीमा नहीं हो रहा बल्कि तेज होता जा रहा है। इस तेजी से हो रहे विस्तार का एक गहरा असर यह है कि हम जो गहरे अंतरिक्ष की चीजें आज देख पा रहे हैं, जैसे दूर दूर की गैलेक्सियां, वो एक दिन हमारी नजरों से हमेशा के लिए ओझल हो जाएंगी। अब सोचिए, वह गैलेक्सियां जो आज हमारे टेलीस्कोप में चमक रही है, एक दिन ऐसा आएगा जब उनका प्रकाश इतना धीमा और लाल होता जाएगा कि वो हमेशा के लिए अंधकार में खो जाएंगी। वैज्ञानिक इसे रेडशिफ्ट कहते हैं। जैसे जैसे कोई वस्तु हमसे दूर जाती है, उसका प्रकाश खींचता है और वह लाल दिखाई देने लगता है। ये लालिमा बढ़ती जाती है और एक बिंदु के बाद वह रोशनी इतनी कमजोर और धीमी हो जाती है कि हमारे लिए अदृश्य हो जाती है। आज हम जिन ब्रह्मांडीय वस्तुओं को देखते हैं, जिनका रेड शिफ्ट लगभग 5 से 10 के बीच है, उन्हें हम सिर्फ तब तक देख पाएंगे जब तक ब्रह्मांड की उम्र 4 से 6 अरब साल रही थी। उसके बाद वे चीजें धीरे धीरे समय में जैसे जमी हुई सी लगेंगी, मानो वे वहीं रुक गई हों और फिर हमेशा के लिए हमारे दृष्टि से बाहर हो जाएंगी। और यही नहीं, ब्रह्मांड में कुछ वस्तुएं ऐसी भी हैं जो आज से इतनी दूर स्थित हैं कि उनसे निकलने वाली रोशनी कभी भी पृथ्वी तक पहुंचेगी ही नहीं। उनकी दूरी लगभग 19 गीगा पारसेक यानी करीब 62 अरब प्रकाश वर्ष से ज्यादा है। इसका मतलब हम ब्रह्मांड का एक ऐसा हिस्सा जानते हैं जिसके बाहर एक और विशाल दुनिया है जो हमारी पहुंच से परे है, जिसका प्रकाश कभी भी हम तक नहीं पहुंच सकता, जो हमारे लिए शून्य की तरह ही अनदेखी और अज्ञात है। यह सोचकर रोमांच होता है कि हम एक ऐसे ब्रह्मांड में हैं जहां हर क्षण कुछ न कुछ हमसे दूर हो रहा है, हमारी आंखों से ओझल हो रहा है, शायद हमेशा के लिए। ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स सिर्फ वह हिस्सा है जो अब तक हम तक आ चुका है, लेकिन जो आ नहीं सका या जो अब कभी आ नहीं पाएगा, वह अनंत का एक ऐसा चेहरा है जिसकी झलक हमें कभी नहीं मिलेगी। ब्रह्मांड का आकार अज्ञात है और यह अनंत भी हो सकता है। ब्रह्मांड के कुछ हिस्से इतने दूर हैं कि बिग बैंग के बाद से उत्सर्जित प्रकाश को पृथ्वी या अंतरिक्ष आधारित उपकरणों तक पहुंचने में पर्याप्त समय नहीं मिल पाया है और इसलिए वे अवलोकन योग्य ब्रह्मांड की सीमा से बाहर हैं। भविष्य में दूर की आकाश गंगाओं से आने वाले प्रकाश को यात्रा करने के लिए अधिक समय मिलेगा तो कोई उम्मीद कर सकता है कि अतिरिक्त क्षेत्र अवलोकन योग्य हो जाएंगे। हालांकि यह प्रक्रिया धीमी है क्योंकि पर्यवेक्षकों जैसे हम से दूर के क्षेत्र प्रकाश की गति से भी तेजी से दूर जा रहे हैं, जिसकी दर का अनुमान हबल के नियम से लगाया जाता है। यह विस्तार दर तेज होती जा रही है और इसी की व्याख्या के लिए डार्क एनर्जी का प्रस्ताव किया गया था। इस निरंतर विस्तार का अर्थ यह भी है कि सुदूर भविष्य में कई आकाश गंगाएं इतनी दूर चली जाएंगी कि उनका प्रकाश हम तक कभी नहीं पहुंच पाएगा, जिससे अवलोकन योग्य ब्रह्मांड धीरे धीरे सिकुड़ता जाएगा। भले ही ब्रह्मांड स्वयं अनंत रूप से विस्तृत होता रहे, यह हमें ब्रह्मांड की विशालता और हमारी अपनी सीमित धारणा के बारे में सोचने पर मजबूर करता है, जहां हर बीतते पल के साथ कुछ अज्ञात और अवलोकनीय रूप से दूर हो सकता है। यह देखते हुए कि डार्क एनर्जी स्थिर रहती है एक अपरिवर्तित ब्रह्मांड संबंधी स्थिरांक के रूप में, ब्रह्मांड के विस्तार की दर में तेजी जारी रहेगी। इसका अर्थ यह है कि एक भविष्य की दृश्यता सीमा है
जिसके आगे की वस्तुएं भविष्य में कभी भी अवलोकन योग्य ब्रह्मांड में प्रवेश नहीं कर पाएंगी। ऐसा इसलिए है क्योंकि उस सीमा के बाहर की वस्तुओं से उत्सर्जित प्रकाश कभी भी पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाएगा। दिलचस्प बात यह है कि हबल पैरामीटर समय के साथ घट रहा है। इस कारण से कुछ ऐसे मामले भी हो सकते हैं जहां एक आकाशगंगा जो पृथ्वी से प्रकाश की गति से थोड़ी ही तेजी से दूर जा रही है, एक संकेत उत्सर्जित करती है जो अंततः पृथ्वी तक पहुंच जाता है। यह एक विरोधाभास लग सकता है, लेकिन यह ब्रह्मांड के जटिल विस्तार गतिशीलता को दर्शाता है। भविष्य की दृश्यता सीमा का अनुमान। इस भविष्य की दृश्यता सीमा की गणना 19 बिलियन पारसेक 72 बिलियन प्रकाश वर्ष की सहगतिमान दूरी पर की गई है। यह गणना इस धारणा पर आधारित है कि ब्रह्मांड हमेशा के लिए फैलता रहेगा। इसका तात्पर्य यह है कि अनंत भविष्य में सैद्धांतिक रूप से जितनी आकाशगंगाओं का अवलोकन किया जा सकता है, उनकी संख्या वर्तमान में अवलोकन योग्य आकाशगंगाओं की संख्या से केवल 2.6 गुना अधिक है, रेडशिफ्ट प्रभावों को अनदेखा करते हुए। यह आंकड़ा हमें ब्रह्मांड की विशालता और हमारी अवलोकन क्षमताओं की सीमाओं के बारे में सोचने पर मजबूर करता है। भले ही ब्रह्मांड अनंत रूप से विस्तृत होता रहे, हम जिस ब्रह्मांड को देख सकते हैं वह संपूर्ण ब्रह्मांड का केवल एक छोटा सा अंश है और भविष्य में भी यह सीमित ही रहेगा। डार्क एनर्जी के निरंतर प्रभाव के कारण डार्क एनर्जी ब्रह्मांड का एक रहस्यमय और अदृश्य घटक है जो वैज्ञानिकों के लिए सबसे बड़ी पहेलियों में से एक बनी हुई है। आसान शब्दों में कहें तो यह वह अज्ञात शक्ति है जिसके कारण हमारा ब्रह्मांड लगातार तेजी से फैलता जा रहा है। जब बिग बैंग हुआ था तब ब्रह्मांड बहुत तेजी से फैला, लेकिन गुरुत्वाकर्षण के कारण हम उम्मीद कर रहे थे कि यह विस्तार समय के साथ धीमा हो जाएगा, ठीक वैसे ही जैसे ऊपर फेंकी गई कोई गेंद अंततः गुरुत्वाकर्षण के कारण धीमी होकर नीचे आ जाती है। हालांकि 1990 के दशक के अंत में खगोलविदों ने सुपरनोवा, बड़े तारों के विस्फोट का अवलोकन करते हुए एक चौंकाने वाली खोज की। उन्होंने पाया कि दूर की आकाशगंगाएं हमसे अपेक्षा से भी तेजी से दूर जा रही हैं, जिसका मतलब था कि ब्रह्मांड का विस्तार धीमा होने के बजाय तेज हो रहा है। इस त्वरण को समझाने के लिए ही डार्क एनर्जी की अवधारणा सामने आई। डार्क एनर्जी को गुरुत्वाकर्षण का विरोधी माना जा सकता है। जहां गुरुत्वाकर्षण वस्तुओं को एक दूसरे की ओर खींचता है, वहीं डार्क एनर्जी एक प्रतिकर्षण बल, रिपल्सिव फोर्स उत्पन्न करती है जो आकाशगंगाओं और अन्य खगोलीय पिंडों को एक दूसरे से दूर धकेलती है। यह ब्रह्मांड में हर जगह मौजूद है और इसकी घनत्व, डेंसिटी समय के साथ कम नहीं होती, भले ही ब्रह्मांड फैलता रहे। इसी वजह से जैसे जैसे ब्रह्मांड बड़ा होता जाता है, डार्क एनर्जी का प्रभाव और भी प्रबल होता जाता है, जिससे विस्तार की गति बढ़ती जाती है। वर्तमान अनुमानों के अनुसार डार्क एनर्जी ब्रह्मांड के कुल द्रव्यमान ऊर्जा का लगभग 68% हिस्सा बनाती है। सामान्य पदार्थ जैसे तारे, ग्रह और हम केवल 5% से भी कम है, जबकि शेष 37% डार्क मैटर है। डार्क मैटर भी अदृश्य है, लेकिन यह गुरुत्वाकर्षण के माध्यम से पदार्थ को एक साथ खींचता है, जबकि डार्क एनर्जी उसे दूर धकेलती है। डार्क एनर्जी की प्रकृति अभी भी एक बड़ा रहस्य है। वैज्ञानिकों के पास इसे समझाने के लिए कई परिकल्पनाएं हैं। ब्रह्मांड संबंधी स्थिरांक, कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट, यह सबसे सरल परिकल्पना है जो कहती है कि डार्क एनर्जी अंतरिक्ष की एक आंतरिक मौलिक ऊर्जा है। अल्बर्ट आइंस्टीन ने अपनी सापेक्षता के सामान्य सिद्धांत में इस कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट का विचार दिया था। हालांकि उन्होंने बाद में इसे अपनी सबसे बड़ी गलती कहा था। आज इसे फिर से डार्क एनर्जी के संभावित स्रोत के रूप में देखा जा रहा है, जो खाली स्थान की वैक्यूम एनर्जी हो सकती है। क्विंटेसेंस, यह एक परिकल्पित गतिशील ऊर्जा क्षेत्र है जो पूरे ब्रह्मांड में फैला हुआ है और समय व स्थान के साथ बदल सकता है। यह कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट से अलग है क्योंकि यह स्थिर नहीं है। संशोधित गुरुत्वाकर्षण, मॉडिफाइड ग्रेविटी। कुछ वैज्ञानिक यह भी सोचते हैं कि शायद हमें गुरुत्वाकर्षण के अपने नियमों को ही फिर से समझने की जरूरत है और डार्क एनर्जी वास्तव में किसी अज्ञात गुरुत्वाकर्षण प्रभाव का परिणाम है। डार्क एनर्जी ब्रह्मांड के भविष्य को निर्धारित करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।
यदि यह स्थिर रहती है और ब्रह्मांड का विस्तार इसी तरह तेज होता रहता है, तो दूर की आकाशगंगाएं इतनी तेजी से हमसे दूर चली जाएंगी कि उनका प्रकाश कभी हम तक नहीं पहुंच पाएगा और हमारा अवलोकन योग्य ब्रह्मांड अंततः एक खाली अंधकारमय स्थान बन जाएगा। यह हमें ब्रह्मांड की विशालता, हमारी सीमित समझ और उस रहस्यमय शक्ति के बारे में सोचने पर मजबूर करता है जो इस ब्रह्मांड को लगातार बदल रही है। डार्क एनर्जी का अवलोकन योग्य ब्रह्मांड, ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स, पर गहरा और मूलभूत प्रभाव पड़ता है और यह प्रभाव ब्रह्मांड के भविष्य को भी आकार देता है। यह सिर्फ एक सैद्धांतिक अवधारणा नहीं है, बल्कि ब्रह्मांड के त्वरित विस्तार के प्रत्यक्ष अवलोकन से इसके अस्तित्व का सबसे मजबूत सबूत मिलता है। मुख्य रूप से डार्क एनर्जी का प्रभाव दो प्रमुख तरीकों से देखा जा सकता है। एक, आकाशगंगाओं को हमसे दूर धकेलना और अवलोकन योग्य ब्रह्मांड की सीमाएं निर्धारित करना। डार्क एनर्जी ब्रह्मांड को तेजी से फैला रही है। इसका मतलब यह है कि दूर की आकाशगंगाएं हमसे केवल ब्रह्मांड के विस्तार के कारण ही नहीं, बल्कि बढ़ती हुई गति से दूर जा रही हैं। यह प्रभाव इतना प्रबल है कि हबल के नियम के अनुसार जितनी दूर कोई आकाशगंगा है, उतनी ही तेजी से वह हमसे दूर जा रही है। प्रकाश का हम तक न पहुंचना। डार्क एनर्जी के कारण होने वाले इस त्वरित विस्तार के चलते ब्रह्मांड में कुछ ऐसी आकाशगंगाएं और खगोलीय पिंड हैं जो हमसे इतनी तेजी से दूर जा रहे हैं कि उनसे निकला प्रकाश कभी भी हम तक नहीं पहुंच पाएगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि जब तक प्रकाश हमारी ओर यात्रा करता है, तब तक उनके और हमारे बीच का स्थान इतना अधिक फैल जाता है कि वे प्रभावी रूप से हमारी दृश्यता सीमा से बाहर हो जाते हैं। कल्पना कीजिए कि आप एक बहुत बड़े गुब्बारे पर हैं और उस पर बिंदुओं को देख रहे हैं। यदि गुब्बारा बहुत तेजी से फूलता है, तो कुछ बिंदु इतनी तेजी से दूर चले जाएंगे कि उनके निशान, प्रकाश, आप तक कभी नहीं पहुंच पाएंगे। डार्क एनर्जी एक स्थिरांक बनी रहती है, जिसे ब्रह्मांडीय स्थिरांक कहा जाता है, तो यह त्वरित विस्तार जारी रहेगा। इसका परिणाम एक भविष्य की दृश्यता सीमा के रूप में होगा। इसका मतलब है कि एक निश्चित दूरी, लगभग 19 बिलियन पारसेक या 62 बिलियन प्रकाश वर्ष की सहगतिमान दूरी से परे की वस्तुएं, चाहे कितनी भी प्रतीक्षा की जाए, भविष्य में कभी भी हमारे अवलोकन योग्य ब्रह्मांड में प्रवेश नहीं कर पाएंगी। इसका यह भी मतलब है कि अनंत भविष्य में भी हम आज की तुलना में केवल लगभग 2.36 गुना अधिक आकाश गंगाओं का ही अवलोकन कर पाएंगे, भले ही ब्रह्मांड स्वयं अनंत रूप से विस्तृत होता रहे। 2. ब्रह्मांडीय संरचना के विकास को प्रभावित करना। डार्क एनर्जी केवल आकाश गंगाओं को एक दूसरे से दूर नहीं धकेलती, बल्कि यह ब्रह्मांडीय संरचनाओं के निर्माण को भी प्रभावित करती है। गुरुत्वाकर्षण का मुकाबला। प्रारंभिक ब्रह्मांड में पदार्थ, डार्क मैटर और सामान्य पदार्थ का गुरुत्वाकर्षण खिंचाव हावी था, जिससे पदार्थ एक साथ इकट्ठा होकर आकाशगंगाओं और आकाशगंगा समूहों का निर्माण कर सका। लेकिन जैसे जैसे ब्रह्मांड का विस्तार हुआ और डार्क एनर्जी का प्रभाव अधिक प्रमुख होता गया, लगभग 5 बिलियन साल पहले इसने गुरुत्वाकर्षण के खिंचाव का मुकाबला करना शुरू कर दिया। डार्क एनर्जी के कारण होने वाला यह त्वरण आकाशगंगाओं और समूहों के बीच के स्थान को इतनी तेजी से फैला रहा है कि यह पदार्थ को बड़ी संरचनाओं में एकत्रित होने से रोक रहा है। इसका मतलब है कि भविष्य में गुरुत्वाकर्षण से बंधे हुए सिस्टम, जैसे हमारी मिल्की वे आकाशगंगा, तो वैसे ही रहेंगे, लेकिन नए बड़े पैमाने के ढांचे, जैसे कि बड़े आकाशगंगा समूह, अब और अधिक कुशलता से नहीं बन पाएंगे, क्योंकि डार्क एनर्जी उन्हें एक दूसरे से दूर धकेलती रहेगी। संक्षेप में, डार्क एनर्जी हमारे अवलोकन योग्य ब्रह्मांड की वर्तमान और भविष्य की सीमाओं को परिभाषित करती है। यह हमें यह समझने में मदद करती है कि हम ब्रह्मांड के केवल एक अंश को ही क्यों देख पाते हैं, और यह भी बताती है कि जैसे जैसे समय बीतता जाएगा, सुदूर भविष्य में हमारा अवलोकन योग्य ब्रह्मांड और अधिक खाली और वीरान दिखाई दे सकता है, क्योंकि आकाशगंगाएं हमसे इतनी दूर चली जाएंगी कि उनका प्रकाश कभी हम तक नहीं पहुंच पाएगा। यह ब्रह्मांड के भाग्य के बारे में हमारी समझ के लिए एक महत्वपूर्ण घटक है, जो हीट डेथ या बिग फ्रीज जैसे परिदृश्यों की ओर इशारा करता है, जहां ब्रह्मांड लगातार फैलता जाएगा, ठंडा होता जाएगा और अंततः एक खाली, प्रकाशहीन स्थान बन जाएगा। सिद्धांत रूप में
भविष्य में अधिक आकाश गंगाएं अवलोकन योग्य हो जाएंगी। इसका अर्थ यह है कि उन आकाश गंगाओं से उत्सर्जित प्रकाश जो अभी तक हम तक नहीं पहुंचा है, अंततः पहुंच सकता है, जिससे हमारा अवलोकन योग्य ब्रह्मांड, ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स, थोड़ा बड़ा हो जाएगा। हालांकि व्यवहार में ब्रह्मांड के निरंतर विस्तार के कारण बढ़ती हुई संख्या में आकाश गंगाएं अत्यधिक रेडशिफ्ट हो जाएंगी। रेडशिफ्ट का मतलब है कि आकाश गंगाओं से आने वाला प्रकाश अपनी तरंग दैर्ध्य, वेवलेंथ में इतना खिंच जाएगा कि वह अधिक लाल और फिर अदृश्य हो जाएगा, जैसे कि इंफ्रारेड या रेडियो तरंगों में, जिसे हमारी वर्तमान दूरबीनें आसानी से नहीं देख पाएंगी। वे हमारी नजरों से मानो गायब ही हो जाएंगी। किसी भी अवलोकन योग्य ब्रह्मांड में एक आकाश गंगा को तब माना जाता है जब हम उसके इतिहास के किसी भी समय में, उदाहरण के लिए बिग बैंग के 500 मिलियन वर्ष बाद, उत्सर्जित संकेतों को प्राप्त कर सकें। हालांकि ब्रह्मांड के निरंतर और त्वरित विस्तार के कारण एक ही आकाश गंगा के लिए एक ऐसा बाद का समय भी आ सकता है जब उस आकाश गंगा से भेजा गया कोई भी संकेत अनंत भविष्य में कभी भी पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाएगा। उदाहरण के लिए, हो सकता है कि हम कभी यह न देख पाएं कि वह आकाश गंगा बिग बैंग के 10 बिलियन वर्ष बाद कैसी दिखती थी, भले ही वह अभी भी उसी सहगतिमान दूरी, कोमूविंग डिस्टेंस पर बनी रहे जो अवलोकन योग्य ब्रह्मांड की सीमा से कम है। सहगतिमान दूरी एक ऐसी दूरी है जो ब्रह्मांड के विस्तार को ध्यान में रखती है। यह वस्तुतः एक स्थिर दूरी है जो ब्रह्मांड के साथ साथ बढ़ती नहीं है। लेकिन इसके बावजूद, चूंकि ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है और डार्क एनर्जी इसे तेज कर रही है, प्रकाश को हम तक पहुंचने के लिए अधिक से अधिक जगह से यात्रा करनी पड़ती है और अंततः यह यात्रा इतनी लंबी हो जाती है कि प्रकाश हम तक पहुंच ही नहीं पाता। इसका मतलब है कि भविष्य में हम जिन आकाश गंगाओं को आज देख रहे हैं, उनमें से कई हमसे इतनी दूर चली जाएंगी और इतनी अधिक रेडशिफ्टेड हो जाएंगी कि वे हमारे लिए अदृश्य हो जाएंगी। यह हमें ब्रह्मांड की विशालता और समय के साथ हमारी अवलोकन क्षमता की सीमाओं का एहसास कराता है। डार्क एनर्जी की वजह से ब्रह्मांड का निरंतर और तेज विस्तार एक अनोखी घटना को जन्म देता है, जिसे कॉस्मिक इवेंट होराइजन कहते हैं। यह दिक्काल, स्पेस टाइम में एक ऐसी सीमा है जिसकी दूरी समय के साथ बदलती रहती है। कॉस्मिक इवेंट होराइजन और पहुंच योग्य ब्रह्मांड, उदाहरण के लिए, इस होराइजन की वर्तमान दूरी लगभग 16 बिलियन प्रकाश वर्ष है। इसका मतलब यह है कि अगर आज कोई घटना इस दूरी से कम पर घटित होती है तो उससे निकला प्रकाश आखिरकार पृथ्वी तक पहुंच सकता है। लेकिन अगर वह घटना 16 बिलियन प्रकाश वर्ष से अधिक दूर घटित होती है तो उससे निकला संकेत कभी भी पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाएगा। यह अवधारणा ब्लैक होल के इवेंट होराइजन से मिलती जुलती है, जहां एक बार कोई वस्तु उस सीमा को पार कर जाती है तो वह बाहर नहीं निकल पाती, चाहे उसकी गति कितनी भी हो। इसी तरह कॉस्मिक इवेंट होराइजन के पार की वस्तुएं हमेशा के लिए हमारी पहुंच से बाहर हो जाती है, क्योंकि उनके प्रकाश को हम तक पहुंचने के लिए ब्रह्मांड का विस्तार इतनी तेजी से होता है कि प्रकाश कभी भी उस दूरी को तय नहीं कर पाता। इस कॉस्मिक इवेंट होराइजन के पहले के स्थान को पहुंच योग्य ब्रह्मांड, रीचेबल यूनिवर्स, कहा जा सकता है। इसका अर्थ यह है कि वे सभी आकाश गंगाएं जो इस सीमा से कम दूरी पर हैं, सैद्धांतिक रूप से उन तक पहुंचा जा सकता है यदि हम आज ही प्रकाश की गति से उनकी ओर निकलें। इसके विपरीत इस सीमा से परे की सभी आकाश गंगाएं अप्राप्य, अनरीचेबल हैं। भले ही हम प्रकाश की गति से यात्रा करें, हम उन तक कभी नहीं पहुंच पाएंगे, क्योंकि हमारे और उनके बीच का स्थान हमसे तेजी से फैल रहा होगा। विभिन्न ब्रह्मांडीय सीमाओं का संबंध एक सरल अवलोकन से पता चलता है कि भविष्य की दृश्यता सीमा, फ्यूचर विजिबिलिटी लिमिट, जो लगभग 62 बिलियन प्रकाश वर्ष है, वास्तव में पहुंच योग्य सीमा, रीचेबल लिमिट, 16 बिलियन प्रकाश वर्ष और वर्तमान दृश्यता सीमा, करंट विजिबिलिटी लिमिट, 46 बिलियन प्रकाश वर्ष के जोड़ के बराबर है। यह संबंध ब्रह्मांड के विस्तार की गतिशीलता और डार्क एनर्जी के प्रभाव को समझने में एक महत्वपूर्ण अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। यह दर्शाता है कि हमारा अवलोकन योग्य ब्रह्मांड कितना विशाल है
लेकिन साथ ही यह भी कि डार्क एनर्जी के कारण कितनी सारी जानकारी और कितनी सारी आकाशगंगाएं हमारी पहुंच और हमारी दृष्टि से हमेशा के लिए दूर होती जा रही हैं। यह ब्रह्मांड के भविष्य के भाग्य की एक झलक भी देता है, जहां अंततः हम एक विशाल, खाली और ठंडे ब्रह्मांड में अलग थलग हो सकते हैं। हम जिस ब्रह्मांड में हैं, वह केवल वही नहीं है जो हमें दिखता है। हमारी आंखों से, हमारे टेलीस्कोप से, हमारी तकनीक से जो दिखाई देता है, वह केवल एक छोटा सा हिस्सा है एक अंतहीन फैलाव का, और उस सीमित हिस्से को हम कहते हैं ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स। लेकिन इस ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स के पार भी ब्रह्मांड है, ऐसा ब्रह्मांड जो हमारी पहुंच से बाहर है, जो हम देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते, महसूस नहीं कर सकते, जिसे हम कह सकते हैं अनरीचेबल यूनिवर्स, अप्राप्य ब्रह्मांड। अब सवाल यह उठता है, हम वहां क्यों नहीं जा सकते? उत्तर विज्ञान में छिपा है। इस ब्रह्मांड में एक ऐसा नियम है जो हर चीज को नियंत्रित करता है, और वह है प्रकाश की गति। प्रकाश से तेज कुछ भी नहीं चल सकता, कोई संकेत, कोई जहाज, कोई सूचना, कुछ भी नहीं। जब ब्रह्मांड का जन्म हुआ था, यानी बिग बैंग, उस समय से प्रकाश चारों ओर फैलना शुरू हुआ। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, ब्रह्मांड का विस्तार भी होता गया, और वह भी सिर्फ नहीं बढ़ा बल्कि एक्सेलरेट यानी तेजी से फैलने लगा। आज की स्थिति यह है कि ब्रह्मांड के कुछ हिस्से इतनी दूर चले गए हैं और इतनी तेजी से हमसे दूर जा रहे हैं कि उनसे निकला हुआ कोई भी प्रकाश अब कभी भी हम तक नहीं पहुंच सकेगा। यानी भले ही वहां से प्रकाश निकलता रहे, हम उसे कभी नहीं देख पाएंगे। वह हमसे हमेशा के लिए कट चुका है। यह अनरीचेबल यूनिवर्स दरअसल कोई दीवार से घिरा हुआ हिस्सा नहीं है, बल्कि यह वह क्षेत्र है जो समय और गति की सीमाओं से बाहर चला गया है। वहां पर क्या है? शायद दूसरी आकाश गंगियां हों, अनगिनत तारे हों, संभव है किसी और ग्रह पर जीवन हो, या शायद वहां भी कोई हमारी तरह अपने ब्रह्मांड को समझने की कोशिश कर रहा हो। लेकिन यह सब अब सिर्फ कल्पना है, क्योंकि हम न तो वहां जा सकते हैं, न वहां से कोई संकेत कभी हम तक पहुंचेगा। वह क्षेत्र हमारे फिजिक्स के दायरे से बाहर चला गया है। यह जानना मन को विचलित करता है कि ब्रह्मांड का एक इतना बड़ा हिस्सा है जो हमारे लिए हमेशा के लिए खो गया है। हम लाख कोशिश करें, लाख तकनीकें बना लें, लेकिन उस पार का ब्रह्मांड अब कभी हमारा नहीं हो सकता। हमारी आंखें सिर्फ अतीत देख सकती हैं, क्योंकि जो प्रकाश हम तक पहुंचता है वह लाखों करोड़ों साल पुराना होता है। लेकिन अनरीचेबल यूनिवर्स का प्रकाश हम तक आने की शुरुआत ही नहीं कर सका, और अब वो कभी करेगा भी नहीं। यह बात हमें हमारी सीमाओं का एहसास कराती है। हम सोचते हैं कि हमने दूर दूर तक देख लिया है, लेकिन सच ये है कि हम ब्रह्मांड के एक छोटे से बुलबुले के अंदर बंद हैं। अनरीचेबल यूनिवर्स हमें याद दिलाता है कि ब्रह्मांड की असली महिमा हमारे ज्ञान की सीमाओं से भी परे है, और शायद यही वह रहस्य है जो इंसान को आगे बढ़ाता है। जानने की चाह, समझने की कोशिश और कभी न खत्म होने वाली खोज। हम आसमान में झांकते हैं, दूर तक, अरबों प्रकाश वर्षों की दूरी तक। हमने गैलेक्सियां देखी, सितारे देखे, और यहां तक कि ब्रह्मांड की शुरुआती रोशनी भी देखी। लेकिन एक सीमा है, एक ऐसी अदृश्य रेखा जिसके उस पार से प्रकाश अब तक हम तक नहीं आ सका, और न ही कभी आ पाएगा। लेकिन क्यों? आखिर प्रकाश तो वह चीज है जो सबसे तेज है। फिर ऐसा क्या है जो उसे भी रोक देता है? इसका जवाब छिपा है ब्रह्मांड के विस्तार में। जब ब्रह्मांड की शुरुआत हुई, बिग बैंग के समय, तो हर दिशा में प्रकाश और ऊर्जा फैलने लगी, और साथ ही खुद स्पेस यानी अंतरिक्ष भी फैलने लगा। पर यह विस्तार सिर्फ धीमा नहीं है, यह लगातार तेज होता जा रहा है। इसे हम कहते हैं एक्सेलरेटिंग एक्सपेंशन ऑफ द यूनिवर्स। अब सोचिए, अगर कोई वस्तु हमसे बहुत दूर है और वह इतनी तेजी से हमसे दूर जा रही है कि उस स्थान का स्पेस ही खींचता जा रहा है, तो वहां से निकलने वाली रोशनी, चाहे वह आज ही चली हो, हम तक कभी पहुंच ही नहीं पाएगी। ऐसा इसलिए क्योंकि स्पेस खुद ही खींच रहा है, और वह प्रकाश की गति से भी तेज दर से फैल रहा है। यानी वह रोशनी चलती तो हमारी ओर है, लेकिन उसका रास्ता हर पल खींचता जा रहा है। मानो आप किसी चलती सीढ़ी पर चढ़ने की कोशिश कर रहे हों, लेकिन सीढ़ी आपकी गति से कहीं तेज पीछे जा रही हो। प्रकाश थकता नहीं, रुकता नहीं, लेकिन फिर भी वह हार जाता है इस फैलते हुए ब्रह्मांड से।
इसलिए उन हिस्सों से जो बहुत दूर हैं, जहां से ब्रह्मांड का विस्तार प्रकाश की गति से भी तेज हो चुका है, वहां से निकलने वाली रोशनी हम तक कभी नहीं पहुंच सकती। यही कारण है कि ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स की एक सीमा है। उस सीमा के पार भी ब्रह्मांड है, लेकिन वहां से प्रकाश हमारी आंखों तक आने के लिए कभी पर्याप्त समय नहीं पाएगा। वह रोशनी अभी भी चल रही है अरबों वर्षों से, लेकिन वह हम तक कभी नहीं पहुंचेगी, क्योंकि स्पेस उससे ज्यादा तेज भाग रहा है। यह एक ऐसी सच्चाई है जो इंसान के घमंड को तोड़ देती है। हम सोचते हैं कि हम सब देख सकते हैं, लेकिन असलियत यह है कि हम बहुत कुछ कभी नहीं देख पाएंगे। तो जब अगली बार आप आकाश में टकटकी लगाकर तारे देखें, तो याद रखिए, उन तारों से परे, उस अंधकार के पार ऐसी रोशनियां हैं जो चल रही हैं, पर कभी नहीं पहुंच पाएंगी। और फिर भी वो वहां हैं, हमारी पहुंच से परे, हमारे प्रकाश से परे। कॉस्मोलॉजी, ब्रह्मांड विज्ञान में, चाहे वह लोकप्रिय लेख हो या पेशेवर शोध पत्र, अक्सर ब्रह्मांड, यूनिवर्स शब्द का प्रयोग अवलोकन योग्य ब्रह्मांड, ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स के अर्थ में किया जाता है। इसकी एक वजह यह है कि हम ब्रह्मांड के ऐसे किसी भी हिस्से के बारे में सीधे अवलोकन से कुछ भी नहीं जान सकते जो पृथ्वी से कार्य कारण रूप से कॉजली कटा हुआ हो। भले ही कई विश्वसनीय सिद्धांत यह मानते हैं कि संपूर्ण ब्रह्मांड अवलोकन योग्य ब्रह्मांड से कहीं अधिक विशाल है, हमारे लिए केवल वही मायने रखता है जिसे हम सैद्धांतिक रूप से देख या जिसके साथ बातचीत कर सकते हैं। अवलोकन योग्य ब्रह्मांड की सीमाएं, कोई भी ऐसा प्रमाण मौजूद नहीं है जो यह सुझाए कि अवलोकन योग्य ब्रह्मांड की सीमा ही पूरे ब्रह्मांड की वास्तविक भौतिक सीमा है। इसके विपरीत कोई भी मुख्यधारा का ब्रह्मांडीय मॉडल यह प्रस्ताव नहीं करता कि ब्रह्मांड की कोई भौतिक सीमा है। अधिकांश सिद्धांत यही मानते हैं कि ब्रह्मांड की कोई भौतिक किनारा या दीवार नहीं है जहां वह समाप्त होता हो। परिमित लेकिन असीमित ब्रह्मांड की अवधारणा, हालांकि कुछ मॉडल यह प्रस्ताव करते हैं कि ब्रह्मांड परिमित, फाइनाइट हो सकता है, लेकिन असीमित, अनबाउंडेड। इसकी कल्पना ऐसे की जा सकती है जैसे कि एक गोले की 2D सतह। एक गोले की सतह का क्षेत्रफल तो परिमित होता है, लेकिन उसका कोई किनारा नहीं होता। आप उस पर चलते रहें और कभी किसी सीमा तक नहीं पहुंचेंगे। इसी तरह कुछ मॉडल सुझाव देते हैं कि हमारा ब्रह्मांड एक उच्च आयामी, हायर डिमेंशनल अनुरूप हो सकता है, जहां यह मात्रा में सीमित है, लेकिन इसकी कोई सीमा या किनारा नहीं है। इसका मतलब है कि यदि आप एक सीधी रेखा में यात्रा करते रहें, तो आप अंततः वहीं लौट सकते हैं जहां से आपने शुरुआत की थी। ठीक वैसे ही जैसे पृथ्वी पर एक सीधी रेखा में यात्रा करने पर आप अपने शुरुआती बिंदु पर वापस आ जाते हैं। यह अवधारणा हमें ब्रह्मांड के वास्तविक आकार और संरचना के बारे में हमारी गहरी समझ की कमी का एहसास कराती है। हम जो देखते हैं वह सिर्फ एक छोटा सा प्रकाश शंकु है जो बिग बैंग के बाद से हम तक पहुंचा है, और ब्रह्मांड की संपूर्णता इससे कहीं अधिक जटिल और रहस्यमय हो सकती है। यह मुमकिन है कि अवलोकन योग्य ब्रह्मांड के भीतर की आकाश गंगाएं ब्रह्मांड में मौजूद कुल आकाश गंगाओं का केवल एक नगण्य अंश ही दर्शाती हों। एलन गुथ और डी कजानास द्वारा शुरू में प्रस्तुत किए गए ब्रह्मांडीय मुद्रास्फीति के सिद्धांत के अनुसार, यदि यह मान लिया जाए कि मुद्रास्फीति बिग बैंग के लगभग 10 की घात 37 सेकंड बाद शुरू हुई थी और ब्रह्मांड का मुद्रास्फीति पूर्व आकार लगभग प्रकाश की गति गुणा उसकी आयु के बराबर था, तो इससे पता चलता है कि वर्तमान में पूरे ब्रह्मांड का आकार कम से कम 1.5 गुणा 10 की घात 34 प्रकाश वर्ष है। यह अवलोकन योग्य ब्रह्मांड के त्रिज्या से कम 3 गुणा 10 की घात 23 गुना अधिक है। यदि ब्रह्मांड परिमित लेकिन असीमित है, तो यह भी संभव है कि ब्रह्मांड अवलोकन योग्य ब्रह्मांड से छोटा हो। इस स्थिति में जिन आकाश गंगाओं को हम बहुत दूर मानते हैं, वे वास्तव में पास की आकाश गंगाओं की दोहरी छवियां हो सकती हैं। ये छवियां उस प्रकाश से बनी होंगी जिसने ब्रह्मांड की परिक्रमा की है। इस परिकल्पना का प्रयोगात्मक रूप से परीक्षण करना मुश्किल है, क्योंकि एक ही आकाश गंगा की विभिन्न छवियां उसके इतिहास के अलग अलग युगों को दर्शाएंगी और परिणाम स्वरूप वे काफी भिन्न दिखाई दे सकती हैं। इसका मतलब है कि एक ही आकाश गंगा के युवा और वृद्धावस्था के चित्र अलग अलग दिखेंगे, जिससे उन्हें पहचानना मुश्किल हो जाएगा।
बेलिविज और उनके साथियों ने आखिरी प्रकीर्णन सतह लास्ट स्कैटरिंग सरफेस के व्यास पर 27.9 गीगापारसेक 51 बिलियन प्रकाश वर्ष की निचली सीमा स्थापित करने का दावा किया है। यह मान WMAP विल्किंसन माइक्रोवेव एनिसोट्रॉपी प्रोब के 7 वर्षीय डेटा के मैचिंग सर्कल विश्लेषण पर आधारित है। हालांकि इस दृष्टिकोण पर विवाद रहा है और यह ब्रह्मांड के वास्तविक आकार और संरचना के बारे में चल रही बहस का हिस्सा है। यह दिखाता है कि ब्रह्मांड की हमारी समझ अभी भी विकसित हो रही है और कई रहस्य अनसुलझे हैं। ब्रह्मांड का विशाल आकार। ब्रह्मांड कितना बड़ा है, यह एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब देना मुश्किल है, क्योंकि वैज्ञानिक इसे 2 अलग-अलग तरीकों से देखते हैं। अवलोकन योग्य ब्रह्मांड और संपूर्ण ब्रह्मांड। अवलोकन योग्य ब्रह्मांड यह ब्रह्मांड का वह हिस्सा है जिसे हम सैद्धांतिक रूप से देख सकते हैं। यह उस दूरी तक फैला हुआ है जहां से प्रकाश बिग बैंग के बाद से हम तक पहुंचने में सफल रहा है। ब्रह्मांड के लगातार फैलने के कारण जो चीजें कभी हमसे 13.8 अरब प्रकाश वर्ष दूर थीं, वे अब और भी दूर जा चुकी हैं। मौजूदा अनुमानों के मुताबिक अवलोकन योग्य ब्रह्मांड का व्यास लगभग 93 अरब प्रकाश वर्ष है। इसका मतलब है कि हम पृथ्वी से किसी भी दिशा में करीब 46.5 अरब प्रकाश वर्ष तक देख सकते हैं। लेकिन इसका यह मतलब बिल्कुल नहीं है कि ब्रह्मांड बस इतना ही बड़ा है। संपूर्ण ब्रह्मांड, पूरे ब्रह्मांड का असली आकार पता नहीं है और यह अनंत भी हो सकता है। हमारे पास ऐसा कोई सबूत नहीं है जो यह बताए कि अवलोकन योग्य ब्रह्मांड की सीमा ही पूरे ब्रह्मांड की असली भौतिक सीमा है। कई ब्रह्मांडीय सिद्धांत, खासकर कॉस्मिक इन्फ्लेशन का सिद्धांत, यह सुझाव देते हैं कि पूरा ब्रह्मांड अवलोकन योग्य ब्रह्मांड से कहीं ज्यादा विशाल है। कुछ अनुमानों के अनुसार अगर इन्फ्लेशन सिद्धांत सही है तो पूरे ब्रह्मांड का आकार कम से कम 1.5 गुणा 10 की घात 34 प्रकाश वर्ष है। यह अवलोकन योग्य ब्रह्मांड की त्रिज्या से कम 3 गुणा 10 की घात 23 गुना ज्यादा है। कुछ वैज्ञानिकों का यह भी मानना है कि ब्रह्मांड परिमित हो सकता है लेकिन असीमित, ठीक वैसे ही जैसे एक गोले की सतह जिसका क्षेत्रफल तो सीमित होता है लेकिन उसका कोई किनारा नहीं होता। इस सूरत में जिन दूर की आकाश गंगाओं को हम देखते हैं वे असल में पास की आकाश गंगाओं की दोहरी छवियां भी हो सकती हैं जो प्रकाश के ब्रह्मांड की परिक्रमा करने से बनी हैं। हालांकि इस परिकल्पना को परखना मुश्किल है। कुल मिलाकर हम जितना देख सकते हैं ब्रह्मांड उससे कहीं ज्यादा बड़ा और रहस्यमय है और इसका असली आकार एक ऐसा विषय है जिस पर लगातार रिसर्च चल रही है। ब्रह्मांड परिमित हो सकता है लेकिन असीमित। इसकी कल्पना ऐसे की जा सकती है जैसे कि एक गोले की 2D सतह। एक गोले की सतह का क्षेत्रफल तो परिमित होता है लेकिन उसका कोई किनारा नहीं होता। आप उस पर चलते रहें और कभी किसी सीमा तक नहीं पहुंचेंगे। इसी तरह कुछ मॉडल सुझाव देते हैं कि हमारा ब्रह्मांड एक उच्च आयामी अनुरूप हो सकता है जहां यह मात्रा में सीमित है लेकिन इसकी कोई सीमा या किनारा नहीं है। इसका मतलब है कि यदि आप एक सीधी रेखा में यात्रा करते रहें तो आप अंततः वहीं लौट सकते हैं जहां से आपने शुरुआत की थी, ठीक वैसे ही जैसे पृथ्वी पर एक सीधी रेखा में यात्रा करने पर आप अपने शुरुआती बिंदु पर वापस आ जाते हैं। यह अवधारणा हमें ब्रह्मांड के वास्तविक आकार और संरचना के बारे में हमारी गहरी समझ की कमी का एहसास कराती है। हम जो देखते हैं वह सिर्फ एक छोटा सा प्रकाश शंकु है जो बिग बैंग के बाद से हम तक पहुंचा है और ब्रह्मांड की संपूर्णता इससे कहीं अधिक जटिल और रहस्यमय हो सकती है। यह मुमकिन है कि अवलोकन योग्य ब्रह्मांड के भीतर की आकाश गंगाएं ब्रह्मांड में मौजूद कुल आकाश गंगाओं का केवल एक नगण्य अंश ही दर्शाती हों। एलन गुथ और डी कजानास द्वारा शुरू में प्रस्तुत किए गए ब्रह्मांडीय मुद्रास्फीति के सिद्धांत के अनुसार यदि यह मान लिया जाए कि मुद्रास्फीति बिग बैंग के लगभग 10 की घात 37 सेकंड बाद शुरू हुई थी और ब्रह्मांड का मुद्रास्फीति पूर्व आकार लगभग प्रकाश की गति गुणा उसकी आयु के बराबर था, तो इससे पता चलता है कि वर्तमान में पूरे ब्रह्मांड का आकार कम से कम 1.5 गुणा 10 की घात 34 प्रकाश वर्ष है। यह अवलोकन योग्य ब्रह्मांड के त्रिज्या से कम 3 गुणा 10 की घात 23 गुना अधिक है। यदि ब्रह्मांड परिमित लेकिन असीमित है तो यह भी संभव है
कि ब्रह्मांड अवलोकन योग्य ब्रह्मांड से छोटा हो। इस स्थिति में जिन आकाश गंगाओं को हम बहुत दूर मानते हैं वे वास्तव में पास की आकाश गंगाओं की दोहरी छवियां हो सकती हैं। ये छवियां उस प्रकाश से बनी होंगी जिसने ब्रह्मांड की परिक्रमा की है। इस परिकल्पना का प्रयोगात्मक रूप से परीक्षण करना मुश्किल है, क्योंकि एक ही आकाश गंगा की विभिन्न छवियां उसके इतिहास के अलग अलग युगों को दर्शाएंगी और परिणाम स्वरूप वे काफी भिन्न दिखाई दे सकती हैं। बेलिविज और उनके साथियों ने आखिरी प्रकीर्णन सतह के व्यास पर 27.9 गीगा पारसेक यानी 91 अरब प्रकाश वर्ष की निचली सीमा स्थापित करने का दावा किया है। यह मान WMAP के 7 वर्षीय डेटा के मैचिंग सर्कल विश्लेषण पर आधारित है। हालांकि इस दृष्टिकोण पर विवाद रहा है और यह ब्रह्मांड के वास्तविक आकार और संरचना के बारे में चल रही बहस का हिस्सा है। यह दिखाता है कि ब्रह्मांड की हमारी समझ अभी भी विकसित हो रही है और कई रहस्य अनसुलझे हैं। कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड CMB, जिसे अक्सर ब्रह्मांडीय पृष्ठभूमि विकिरण या अवशेष विकिरण भी कहा जाता है, हमारे ब्रह्मांड में हर जगह मौजूद एक हल्की लगभग एक समान चमक है। इसे आप ब्रह्मांड के सबसे पुराने प्रकाश के रूप में समझ सकते हैं, जो बिग बैंग सिद्धांत का सबसे महत्वपूर्ण और ठोस प्रमाण माना जाता है। कल्पना कीजिए कि ब्रह्मांड अपनी प्रारंभिक अवस्था में बहुत छोटा, अत्यधिक गर्म और घना था। उस समय यह एक अपारदर्शी प्लाज्मा जैसा था, जिसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और फोटॉन प्रकाश के कण एक साथ इतनी कसकर बंधे हुए थे कि प्रकाश स्वतंत्र रूप से यात्रा नहीं कर सकता था। यह एक घने कोहरे या धुंध जैसा था, जहां आप कुछ भी स्पष्ट रूप से नहीं देख सकते थे। जैसे जैसे ब्रह्मांड का विस्तार हुआ, यह ठंडा होता गया। लगभग 3,80,000 साल बाद बिग बैंग के ब्रह्मांड इतना ठंडा हो गया कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन मिलकर उदासीन परमाणु मुख्य रूप से हाइड्रोजन बना सके। इस प्रक्रिया को पुनर्संयोजन युग रिकॉम्बिनेशन एपोक कहा जाता है। जैसे ही ये उदासीन परमाणु बने, प्लाज्मा की धुंध साफ हो गई, क्योंकि अब फोटॉन प्रकाश इन परमाणुओं से आसानी से नहीं टकराते थे और वे स्वतंत्र रूप से अंतरिक्ष में यात्रा कर सकते थे। यही वह पहला प्रकाश था जिसने ब्रह्मांड को पारदर्शी बनाया। तब से ब्रह्मांड लगातार फैलता रहा है और इस विस्तार के कारण ये फोटॉन भी खिंच गए हैं, जिससे उनकी ऊर्जा कम हो गई है और उनकी तरंग दैर्ध्य वेवलेंथ लंबी हो गई है। यह वही प्रभाव है जिसे ब्रह्मांडीय रेडशिफ्ट, कॉस्मोलॉजिकल रेडशिफ्ट कहते हैं। मूल रूप से यह प्रकाश अत्यधिक ऊर्जावान था, लेकिन अब यह इतना ठंडा हो गया है कि यह मुख्य रूप से माइक्रोवेव तरंग दैर्ध्य में पाया जाता है, जिसका तापमान लगभग 2.725 केल्विन पूर्ण शून्य से कुछ ही ऊपर है। CMB की खोज 1965 में गलती से हुई थी, जब बेल लैब्स के 2 रेडियो खगोल शास्त्री अर्नो पेनेजियास और रॉबर्ट विल्सन एक नए एंटीना का परीक्षण कर रहे थे। उन्हें अपने उपकरण में हर दिशा से एक रहस्यमय शोर मिल रहा था, जिसे वे समझा नहीं पा रहे थे। उन्होंने कबूतरों के मल से लेकर उपकरण की खराबी तक सब कुछ जांचा, लेकिन शोर बना रहा। बाद में उन्हें पता चला कि प्रिंसटन विश्वविद्यालय के वैज्ञानिक रॉबर्ट डिक्के के नेतृत्व में बिग बैंग के एक अवशेष के रूप में ऐसे ही विकिरण की भविष्यवाणी कर रहे थे। इस संयोग से CMB की पहचान हुई और इसने बिग बैंग सिद्धांत को एक मजबूत प्रमाण प्रदान किया। CMB अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह हमें प्रारंभिक ब्रह्मांड की एक तस्वीर देता है। इसमें बहुत छोटे छोटे तापमान के उतार चढ़ाव एनिसोट्रोपीज मौजूद हैं, जो शुरुआती ब्रह्मांड में पदार्थ के वितरण में मामूली भिन्नताओं को दर्शाते हैं। ये भिन्नताएं ही वे बीज थीं जिनसे बाद में आकाशगंगाएं, आकाशगंगा समूह और ब्रह्मांड की सभी बड़ी संरचनाएं बनी। CMB का अध्ययन करके वैज्ञानिक ब्रह्मांड की आयु, उसकी ज्यामिति और डार्क मैटर ऑफ डार्क एनर्जी की मात्रा जैसे महत्वपूर्ण ब्रह्मांडीय मापदंडों का सटीक निर्धारण कर सकते हैं। यह वास्तव में ब्रह्मांड के सबसे गहरे रहस्यों को उजागर करने वाली एक खगोलीय जीवाश्म या प्रतिध्वनि है। ब्रह्मांड में तापमान सबसे अधिक तब था जब ब्रह्मांड का जन्म हुआ था, यानी बिग बैंग के ठीक बाद के शुरुआती क्षणों में। यह वह समय था जब ब्रह्मांड अविश्वसनीय रूप से गर्म, सघन और ऊर्जा से भरपूर था। कल्पना कीजिए कि ब्रह्मांड का सारा पदार्थ और ऊर्जा
एक अत्यधिक छोटे, अकल्पनीय रूप से गर्म और सघन बिंदु में संकुचित था। इस अवस्था में तापमान इतना ज्यादा था कि आज हम जिन भौतिकी के नियमों को जानते हैं वे शायद पूरी तरह से लागू भी नहीं होते थे। बिग बैंग के बाद का चरम तापमान बिग बैंग के बिल्कुल शुरुआती चरण में, जिसे प्लैंक युग, प्लैंक इपॉक कहा जाता है, जो कि बिग बैंग के 10⁻43 सेकंड तक का समय था, ब्रह्मांड का तापमान लगभग 10⁻32 केल्विन तक पहुंच गया था। यह एक अकल्पनीय रूप से उच्च तापमान है जो किसी भी चीज से बहुत ज्यादा है जिसकी हम कल्पना कर सकते हैं। इस समय ब्रह्मांड इतना गर्म था कि पदार्थ के कण भी मौजूद नहीं थे, केवल शुद्ध ऊर्जा ही थी। ब्रह्मांड का ठंडा होना और कणों का निर्माण, जैसे जैसे ब्रह्मांड का विस्तार हुआ, यह तेजी से ठंडा होना शुरू हो गया। बिग बैंग के 1 सेकंड बाद तापमान घटकर लगभग 1,10,9 केल्विन हो गया था। इस समय प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन जैसे मूलभूत कणों का निर्माण शुरू हो गया था। बिग बैंग के लगभग 3 मिनट बाद तापमान और गिरकर लगभग 1,10,9 केल्विन हो गया था, जो अभी भी अविश्वसनीय रूप से गर्म था। इस बिंदु पर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एक साथ जुड़कर हल्के परमाणुओं के नाभिक, जैसे हाइड्रोजन और हीलियम के नाभिक बनाने लगे, जिसे न्यूक्लियोसिंथेसिस कहते हैं। बिग बैंग के लगभग 3,80,000 साल बाद तापमान लगभग 3,000 केल्विन तक गिर गया था। इस महत्वपूर्ण बिंदु पर ब्रह्मांड इतना ठंडा हो गया था कि इलेक्ट्रॉन अंततः परमाणुओं के नाभिक के साथ जुड़कर उदासीन परमाणु, मुख्यतः हाइड्रोजन और हीलियम, बना सके। इसी समय ब्रह्मांड पारदर्शी हो गया और प्रकाश स्वतंत्र रूप से यात्रा कर सका, जिसे हम आज कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड CMB के रूप में देखते हैं। निरंतर विस्तार और ठंडा होना, तब से लेकर आज तक ब्रह्मांड का विस्तार लगातार हो रहा है और इसी विस्तार के कारण यह ठंडा होता जा रहा है। आज CMB का औसत तापमान सिर्फ 2.725 केल्विन है, जो पूर्ण शून्य से कुछ ही ऊपर है। इसका मतलब है कि ब्रह्मांड का कुल मिलाकर तापमान अब बहुत कम है। हालांकि तारों और आकाशगंगाओं के भीतर स्थानीय रूप से बहुत गर्म क्षेत्र मौजूद हैं। ब्रह्मांड के तापमान में गिरावट का मुख्य कारण उसका निरंतर विस्तार है। यह भौतिकी का एक मौलिक सिद्धांत है जिसे ऊष्मागतिकी, थर्मोडायनेमिक्स के संदर्भ में समझा जा सकता है। ऊर्जा का फैलाव और रेडशिफ्ट, जब ब्रह्मांड बिग बैंग के ठीक बाद बहुत छोटा और अत्यधिक गर्म था, तो सारी ऊर्जा एक बहुत ही छोटे आयतन, वॉल्यूम में केंद्रित थी। कल्पना कीजिए कि आपके पास एक गर्म हवा से भरा गुब्बारा है। जैसे ही आप गुब्बारे को फुलाते हैं और वह फैलता है, उसके अंदर की हवा ठंडी होने लगती है। ब्रह्मांड के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। आयतन में वृद्धि। ब्रह्मांड का विस्तार होने का मतलब है कि उसका आयतन बढ़ रहा है। वही ऊर्जा जो पहले एक छोटे से स्थान में सिमटी हुई थी, अब एक बहुत बड़े आयतन में फैल रही है। जैसे जैसे ऊर्जा बड़े क्षेत्र में फैलती है, उसकी प्रति इकाई आयतन सघनता, एनर्जी डेंसिटी, कम हो जाती है, जिससे तापमान में गिरावट आती है। यह एक गर्म गैस के फैलने पर ठंडा होने जैसा ही है। फोटॉन का खिंचाव, रेडशिफ्ट, ब्रह्मांड में प्रकाश के कण, जिन्हें फोटॉन कहते हैं, भी इस विस्तार से प्रभावित होते हैं। जैसे जैसे ब्रह्मांड फैलता है, ये फोटॉन भी खिंच जाते हैं। इस खिंचाव से उनकी तरंगदैर्घ्य लंबी हो जाती है, और लंबी तरंगदैर्घ्य का मतलब है कम ऊर्जा। चूंकि तापमान सीधे कणों की औसत ऊर्जा से जुड़ा होता है, फोटोनों की ऊर्जा कम होने से पूरे ब्रह्मांड का तापमान भी कम हो जाता है। यह प्रभाव ही ब्रह्मांडीय रेडशिफ्ट कहलाता है, और CMB, कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड, का वर्तमान कम तापमान इसी का परिणाम है। कणों की गतिज ऊर्जा में कमी तापमान कणों की औसत गतिज ऊर्जा का माप है। जब ब्रह्मांड फैलता है तो पदार्थ के कणों के लिए भी अधिक जगह होती है। वे एक दूसरे से कम टकराते हैं और उनकी गति धीमी हो जाती है। यह गति में कमी सीधे तौर पर उनकी गतिज ऊर्जा में कमी लाती है, जिससे ब्रह्मांड का तापमान गिरता है। डार्क एनर्जी का प्रभाव। हाल के समय में डार्क एनर्जी ब्रह्मांड के विस्तार की दर को तेज कर रही है। यह त्वरित विस्तार ब्रह्मांड के ठंडा होने की प्रक्रिया को और भी अधिक प्रभावी बना रहा है। डार्क एनर्जी एक प्रतिकर्षण बल की तरह काम करती है,
जो आकाश गंगाओं को एक दूसरे से दूर धकेलती है, जिससे उनके बीच का स्थान और तेजी से फैलता है। यह तेजी से फैलता हुआ स्थान ऊर्जा को और अधिक तेजी से फैलाता है, जिससे तापमान में गिरावट और तेज हो जाती है। संक्षेप में, ब्रह्मांड का तापमान मुख्य रूप से उसके निरंतर आयतन विस्तार और इस विस्तार के कारण फोटोनों की ऊर्जा में कमी, रेडशिफ्ट के कारण कम होता है। यह एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जो ऊष्मागतिकी के सिद्धांतों का पालन करती है, और यह हमें ब्रह्मांड के इतिहास और उसके भविष्य के बारे में महत्वपूर्ण सुराग देती है। कल्पना कीजिए, आज की एक शांत सुबह पृथ्वी पर एक यान तैयार खड़ा है, इतिहास की सबसे लंबी यात्रा के लिए। इसका लक्ष्य है ब्रह्मांड की उस सीमा तक पहुंचना जहां हमारी नजर रुक जाती है, जहां से आगे कोई रोशनी अब तक नहीं आई, जहां ब्रह्मांड का विस्तार हमारी सोच से भी आगे निकल चुका है। हां, हम बात कर रहे हैं ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स के एज की। लगभग 46 अरब प्रकाश वर्ष की दूरी पर स्थित वह सीमा जहां से आज तक जो भी रोशनी चली वह हमारी पृथ्वी तक पहुंच सकी। अब सोचिए, अगर कोई यान वहां तक जाना चाहे तो उसे कितना समय लगेगा। मान लीजिए वह यान प्रकाश की गति से उड़ सकता है, यानी हर सेकंड में लगभग 3 लाख किलोमीटर। तो भी उसे 46 अरब वर्षों का सफर करना होगा, और वो भी सिर्फ एक दिशा में। लेकिन यहीं आती है असली चौंकाने वाली बात, हमारा ब्रह्मांड स्थिर नहीं है। जिस दिशा में यान जा रहा होगा वह दूरी लगातार बढ़ती जा रही होगी, क्योंकि स्पेस खुद खिंच रहा है, फैलता जा रहा है। यानी जितनी दूरी तय करोगे वो आगे उतनी और बढ़ जाएगी। इसका मतलब यह है कि भले ही यान प्रकाश की गति से चले, ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स का किनारा उससे हमेशा आगे भागता रहेगा। यानी जैसे ही आप नजदीक पहुंचते हैं वह सीमा और दूर खिसक जाती है। और अगर आपका यान प्रकाश से धीमा है, जैसे हमारी आज की तकनीक जो हजारों गुना धीमी है, तो वह यान उस सीमा तक पहुंचने में अरबों अरबों वर्ष लगा देगा, जबकि तब तक ब्रह्मांड की वह सीमा हमेशा के लिए दूर जा चुकी होगी। यानी यह एक ऐसी दौड़ है जिसमें अंत कभी आता ही नहीं। यान चलता रहेगा, आगे बढ़ता रहेगा, लेकिन जिस किनारे को वह छूना चाहता है वह कभी स्थिर नहीं होता। वह खुद एक भागती हुई रेखा बन चुका है। यह जानकर मन में अजीब सी भावना उठती है, क्या हम कभी ब्रह्मांड की सीमा तक पहुंच सकेंगे, या फिर यह यात्रा सिर्फ एक कल्पना बनकर रह जाएगी। शायद यह यात्रा हमारी सीमाओं का आईना है, और शायद यही सबसे सुंदर बात है कि हम जानते हैं हम वहां नहीं पहुंच सकते, फिर भी हम सोचते हैं, कल्पना करते हैं, सपने देखते हैं, क्योंकि जहां विज्ञान की पहुंच रुक जाती है वहीं से मानव कल्पना का ब्रह्मांड शुरू होता है। कल्पना करो, तुम एक यान में बैठे हो, ऐसा यान जो प्रकाश की गति से चल सकता है। तुम्हारा लक्ष्य है ब्रह्मांड की अंतिम सीमा तक पहुंचना, वह सीमा जहां से आज तक कोई प्रकाश हमारे पास पहुंचा है। ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स का वह किनारा जिसे हम देख सकते हैं लेकिन कभी छू नहीं सकते। तुमने पृथ्वी को पीछे छोड़ा है, चांद, फिर मंगल, फिर शनि की रिंग्स, सब पलक झपकते पार। सूर्य अब एक चमकता बिंदु है। तुम्हारा यान अब आकाश गंगा के किनारों की ओर दौड़ रहा है, और एक एक कर तारे पीछे छूटते जा रहे हैं। तुमने एक सेकंड में लाखों किलोमीटर की दूरी तय की, लेकिन ब्रह्मांड बड़ा है, इतना बड़ा कि यहां तेज का कोई मतलब नहीं रहता। तुम अब उन आकाश गंगाओं के पास हो जो हजारों लाखों साल पहले बनी थीं। यहां प्रकाश धीमा नहीं है, पर समय का अनुभव अलग है। तुम्हारा यान जितना आगे बढ़ता है तुम्हें महसूस होता है तुम समय में पीछे जा रहे हो। अब तुम वहां पहुंच गए हो जहां से ब्रह्मांड ने पहली बार रोशनी बिखेरी थी। कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड। यह वह क्षण था जब अंधकार हटा और ब्रह्मांड ने पहली बार सांस ली। तुम्हारा यान उस दीवार तक पहुंचा है जिसे हम अंतिम दीवार कहते हैं। इसके पार कुछ भी नहीं दिखाई देता। क्यों? क्योंकि इससे पहले ब्रह्मांड इतना गर्म था कि प्रकाश भी बंधा हुआ था। कोई भी फोटोन खुलकर नहीं घूम सकता था। यह दीवार उस समय की है जब परमाणु पहली बार बने, और तब जाकर प्रकाश ने स्वतंत्र होकर यात्रा शुरू की। अब तुम वहां खड़े हो, उस अंतिम बिंदु पर। तुमने प्रकाश के जन्म को देखा, उसकी सबसे पुरानी लहरों को महसूस किया, लेकिन इसके आगे खामोशी है, क्योंकि वहां से कोई प्रकाश आज तक नहीं आया। वहां सिर्फ संभावनाएं हैं, सिर्फ गणनाएं, सिर्फ कल्पनाएं। तुम वापस नहीं लौटे, क्योंकि अब तुम्हारी आंखों में वह दृश्य है
जो कभी किसी इंसान ने नहीं देखा। तुम अब सिर्फ यात्री नहीं, तुम गवाह हो ब्रह्मांड की सबसे गुप्त सीमा के। जब हम ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स की बात करते हैं तो यह सुनने में आता है कि इसकी कोई सीमा है, और फिर अगला सवाल यह उठता है, क्या यह सीमा स्थिर है या गति में है? क्या यह फैल रही है, और अगर हां तो किसकी तुलना में? सच तो यह है कि ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स की कोई ठोस दीवार नहीं होती। यह एक गणितीय सीमा है जो इस आधार पर बनती है कि हम कितनी दूर तक का प्रकाश देख सकते हैं, और यह सीमा स्थिर नहीं है बल्कि लगातार गति में है, और वो भी सिर्फ गति नहीं बल्कि विस्तार। इस विस्तार का कारण है ब्रह्मांड का विस्तार, कॉस्मिक एक्सपेंशन। ब्रह्मांड केवल अंतरिक्ष में वस्तुओं का फैलना नहीं है, बल्कि खुद अंतरिक्ष, स्पेस इटसेल्फ खिंच रहा है, फैल रहा है। यह ऐसा नहीं कि आकाश गंगाएं किसी शून्य में तैर रही हों, बल्कि खुद वह शून्य, वह स्थान खींच रहा है जिससे उनके बीच की दूरी बढ़ रही है। अब सवाल उठता है, क्या यह विस्तार बाउंड्री को भी प्रभावित करता है? उत्तर है हां। ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स की बाउंड्री वह दूरी है जहां से प्रकाश को हम तक पहुंचने में पूरे ब्रह्मांड के जीवन काल जितना समय लग गया। लेकिन चूंकि ब्रह्मांड खुद फैल रहा है और यह विस्तार धीमा नहीं बल्कि तेज होता जा रहा है, एक्सेलरेटेड एक्सपेंशन, इसलिए यह सीमा भी बढ़ती जा रही है। हर सेकंड हम और ज्यादा ब्रह्मांड देख पाने में सक्षम हो रहे हैं, क्योंकि और अधिक प्रकाश की किरणें हम तक पहुंच पा रही हैं। लेकिन साथ ही ब्रह्मांड का वह भाग जहां से यह प्रकाश आया था, वह भाग अब हमसे और दूर जा चुका है। और यहां एक और अजीब बात है, कुछ आकाश गंगाएं ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स के अंदर हैं, लेकिन वे इतनी तेजी से हमसे दूर जा रही हैं क्योंकि स्पेस खींच रहा है कि उनका प्रकाश कभी हम तक नहीं पहुंचेगा। यानी वे ब्रह्मांड के उस क्षेत्र में हैं जो तकनीकी रूप से ऑब्जर्वेबल तो है, लेकिन प्रभावी रूप से अप्राप्य। तो अब यह सोचिए, ब्रह्मांड की बाउंड्री न केवल मोशन में है, बल्कि वह मोशन एक सामान्य अर्थों में गति नहीं बल्कि स्थान का स्वयं का फैलाव है। कोई वस्तु अपने आप में वहां तेजी से नहीं भाग रही, बल्कि उनके बीच का स्थान ही खींच रहा है। इसे आप यूं समझ सकते हैं जैसे गुब्बारे पर बिंदु बने हों, और जब आप गुब्बारे को फुलाते हैं तो बिंदु कहीं नहीं दौड़ते। गुब्बारा यानी अंतरिक्ष खुद फैल रहा है, बिंदुओं की दूरी इसी कारण बढ़ रही है। अब जब हम यह कहते हैं कि ब्रह्मांड की बाउंड्री मोशन में है, तो हम यह कह रहे होते हैं कि वह सीमा एक दृश्यता की सीमा है, कोई ठोस दीवार नहीं। यह सीमा हर क्षण बढ़ रही है क्योंकि और अधिक प्रकाश हम तक पहुंच पा रहा है, और दूसरी ओर कुछ वस्तुएं इतनी दूर जा चुकी हैं कि अब वे बाउंड्री के बाहर जा रही हैं, यानी भविष्य में उनका प्रकाश हम तक कभी नहीं आएगा। तो हां, ब्रह्मांड की बाउंड्री मोशन में है, लेकिन यह मोशन एक भौतिक वस्तु की गति नहीं बल्कि समय और स्थान के फैलते हुए ताने बाने का परिणाम है। जब हम आज आसमान की ओर देखते हैं तो अरबों आकाश गंगाएं हमारे सामने फैली हैं। हर दिशा में तारे, गैस और अंधकार, जैसे अनंत की कोई सीमा ही ना हो। हम कहते हैं ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स का व्यास लगभग 33 अरब प्रकाश वर्ष है, लेकिन क्या यह हमेशा इतना बड़ा था? उत्तर है नहीं। ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स कभी इससे बहुत बहुत छोटा था, इतना छोटा कि आप उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। ब्रह्मांड की शुरुआत लगभग 13.8 अरब वर्ष पहले हुई, जिसे हम बिग बैंग कहते हैं। लेकिन यह विस्फोट किसी खाली जगह में नहीं हुआ था, बल्कि समय और स्थान की स्वयं की शुरुआत थी। उस समय ब्रह्मांड का घनत्व और तापमान इतने अधिक थे कि कोई स्थिर परमाणु तक नहीं बन सकता था। पूरा ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स जो आज अरबों प्रकाश वर्षों में फैला है, शायद एक छोटे कण जितने स्थान में सिमटा हुआ था। उस समय ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स का आकार 1 मिलीमीटर से भी कम रहा होगा, लेकिन उसमें सारी वह ऊर्जा, वह पदार्थ और वह संभावनाएं थीं जो आज अरबों आकाश गंगाओं का रूप ले चुकी हैं। समय के साथ ब्रह्मांड ने विस्तार करना शुरू किया। पहले बेहद तेजी से, इसे हम इन्फ्लेशनरी एपॉक कहते हैं, और फिर धीरे धीरे वर्तमान गति से फैलता गया। लेकिन यह ध्यान रखना जरूरी है, ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स कोई स्थिर चीज नहीं है। यह एक दृश्य सीमा है जो इस बात पर निर्भर करती है कि प्रकाश को हम तक आने में कितना समय लगा। इसका मतलब, जब ब्रह्मांड सिर्फ 1 अरब साल का था, तब हमारा ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स बहुत छोटा था,
क्योंकि उस समय तक सिर्फ उतना ही प्रकाश हमारे पास आ सका था। जैसे जैसे समय बीता और ब्रह्मांड ने विस्तार किया, वैसे वैसे हमारे ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स की सीमा भी बढ़ती चली गई। और आज हम तक 46 अरब प्रकाश वर्ष दूर से प्रकाश आ चुका है, क्योंकि ब्रह्मांड ने प्रकाश के चलने के दौरान भी विस्तार किया और वो वस्तुएं जो पहले पास थीं अब बहुत दूर जा चुकी हैं। एक अर्थ में हाँ, ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स समय के साथ बड़ा होता गया है, लेकिन इसका मतलब यह भी है कि वह एक समय पर बहुत छोटा था, इतना छोटा कि पूरी आकाशगंगा भी उसमें समा न सके। और आगे आने वाले अरबों सालों में ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स फिर से अपनी सीमा खो देगा, क्योंकि ब्रह्मांड का विस्तार तेज हो रहा है डार्क एनर्जी के कारण, और कई आकाश गंगाएं इतनी दूर चली जाएंगी कि उनका प्रकाश हम तक कभी नहीं पहुंचेगा। यानी हमारा ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स भविष्य में फिर से सिकुड़ता हुआ महसूस होगा, भले ही ब्रह्मांड खुद फैल रहा हो। तो यह एक अजीब विरोधाभास है। ब्रह्मांड फैल रहा है, ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स बड़ा हो रहा है, लेकिन भविष्य में हम कम चीजें देख पाएंगे। ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स का बड़ा या छोटा होना केवल हमारी दृष्टि, हमारे स्थान और समय की सीमाओं पर निर्भर है। यह एक कविता है प्रकाश की, जो जितना दिखा सके उतना ब्रह्मांड हम देख पाते हैं। ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स कोई स्थिर संरचना नहीं है। यह एक गतिशील, निरंतर विस्तारशील और परिवर्तनशील इकाई है। इसका विस्तार अभी भी जारी है, और वह भी प्रकाश की गति से भी अधिक तेजी से। इसका मतलब यह है कि हम जितना दूर देखते हैं वह उतना ही अतीत में झांकने जैसा है। हम जो सितारे और आकाश गंगाएं देखते हैं वे शायद अब उस रूप में अस्तित्व में भी न हों। वे केवल प्रकाश की यात्रा के कारण हमारे सामने प्रकट हो रही हैं। इसका अर्थ यह है कि ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स एक प्रकार का समय चित्र है, जिसमें हम अतीत की घटनाओं को वर्तमान में देख रहे होते हैं। ब्रह्मांड की बनावट अत्यंत बारीक और सुव्यवस्थित प्रतीत होती है। इसमें आकाश गंगाओं के समूह हैं, जिन्हें क्लस्टर और सुपर क्लस्टर कहा जाता है, और इनके बीच हैं विशाल रिक्तियां, जिन्हें वॉइड्स कहा जाता है। यह जाल जैसी संरचना, कॉस्मिक वेब, हमें यह संकेत देती है कि ब्रह्मांड में पदार्थ का वितरण यादृच्छिक नहीं है, बल्कि उसमें एक गहरा नियम और संतुलन छिपा है। यह संतुलन गुरुत्वाकर्षण, डार्क मैटर और डार्क एनर्जी की अदृश्य शक्तियों द्वारा संचालित होता है। ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स में लगभग 2 ट्रिलियन आकाश गंगाएं हैं, प्रत्येक में अरबों तारे और उनके चारों ओर चक्कर लगाते हुए ग्रह। इनमें से प्रत्येक आकाश गंगा अपने आप में एक ब्रह्मांड जैसी प्रतीत होती है। फिर भी यह पूरा दृश्य एक बहुत बड़े, संभवतः अनंत ब्रह्मांड का केवल एक छोटा सा अंश है। हम जो देख सकते हैं वह केवल 13.8 अरब वर्षों की प्रकाश यात्रा की सीमा तक सीमित है। इसका यह अर्थ नहीं कि उसके पार कुछ नहीं है, बल्कि हम वहां तक देख ही नहीं सकते। ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स के भीतर जो कुछ भी है वो सभी पदार्थ, ऊर्जा, समय और स्थान क्वांटम नियमों और सापेक्षता के सिद्धांतों के अधीन है। छोटे कणों के स्तर पर यहां अनिश्चितता है, और विशाल संरचनाओं के स्तर पर गुरुत्वाकर्षण की प्रधानता। इसका मतलब यह है कि ब्रह्मांड एक साथ ही आकस्मिक, रैंडम और नियमबद्ध, लॉफुल है। यह द्वंद्व, यह विरोधाभास ही इसके स्वभाव की सबसे गूढ़ विशेषता है। इसके अलावा ब्रह्मांड के इस दृश्य भाग में अदृश्य की भूमिका भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। वैज्ञानिकों के अनुसार ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स का केवल लगभग 5% भाग ही वह है जिसे हम प्रत्यक्ष देख या माप सकते हैं। शेष 95% भाग डार्क मैटर और डार्क एनर्जी के रूप में छिपा हुआ है, जिनके अस्तित्व का अनुमान उनके गुरुत्वीय प्रभावों से लगाया गया है, परंतु जिन्हें अभी तक प्रत्यक्ष रूप से नहीं देखा जा सका है। यह हमें बताता है कि ब्रह्मांड का अधिकांश भाग हमारे अनुभव और ज्ञान से परे है, जो इसे एक रहस्यमय, अदृश्य और बौद्धिक चुनौती से परिपूर्ण बना देता है। ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स का एक और उल्लेखनीय स्वभाव है इसका समय के साथ विकास। यह स्थायी नहीं है, यह समय के साथ फैल रहा है, ठंडा हो रहा है और बदल रहा है। जिस प्रारंभिक स्थिति से इसकी उत्पत्ति हुई थी वह अत्यंत उच्च ताप और घनत्व की अवस्था थी, जिसे हम बिग बैंग कहते हैं। तब से लेकर आज तक यह ब्रह्मांड विस्तार कर रहा है, और भविष्य में इसका स्वरूप क्या होगा यह आज भी वैज्ञानिक शोध का विषय है।
इस दूरगामी भविष्य में जब हम अरबों वर्षों की बात करते हैं, तब सितारों की उम्र और उनका जीवन भी एक निर्णायक भूमिका निभाता है। सितारे ईंधन से चलते हैं, हाइड्रोजन से हीलियम और फिर भारी तत्वों की ओर, लेकिन यह ईंधन सीमित है। धीरे धीरे सारे सितारे या तो बौने बन जाएंगे, न्यूट्रॉन स्टार या ब्लैक होल। एक ऐसा युग आएगा जिसे वैज्ञानिक ब्लैक होल ईरा कहते हैं, जब ब्रह्मांड में कोई चमकता तारा नहीं होगा, कोई जीवन नहीं होगा, केवल ब्लैक होल, मृत सितारे और अंधकारमय ठंडक होगी। तापमान लगभग पूर्ण शून्य के निकट चला जाएगा और ऊर्जा का प्रवाह रुक जाएगा। लेकिन यहां भी ब्रह्मांड की कहानी समाप्त नहीं होती। ब्लैक होल्स भी अनंत नहीं होते। स्टीफन हॉकिंग द्वारा प्रस्तावित हॉकिंग रेडिएशन के अनुसार ब्लैक होल धीरे धीरे वाष्पित होते हैं और खरबों खरबों वर्षों में वे भी समाप्त हो जाएंगे। इस अवस्था को हीट डेथ या द बिग फ्रीज कहा जाता है, जब ब्रह्मांड में कोई संरचना नहीं होगी, कोई ऊर्जा प्रवाह नहीं होगा, सब कुछ एक समान और स्थिर हो जाएगा। समय जैसे थम जाएगा, क्योंकि परिवर्तन ही समय को परिभाषित करता है, और जब कोई परिवर्तन नहीं बचेगा तो समय का भी कोई अर्थ नहीं रह जाएगा। ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स का भविष्य इस दृष्टि से अत्यंत एकाकी और शांत है। यह एक ऐसा भविष्य है जो शून्यता की ओर अग्रसर है, जहां न प्रकाश होगा न पदार्थ, केवल विरल ऊर्जा, मृत कण और असीम विस्तार होगा। यह वह कालखंड होगा जब चेतना, जीवन, स्मृति, इतिहास सब कुछ लुप्त हो चुका होगा और केवल ब्रह्मांड का मौन शेष रह जाएगा। फिर भी यह भविष्य केवल वैज्ञानिक अनुमान नहीं है, यह दार्शनिक प्रश्न भी उठाता है। क्या यही अंत है? क्या ब्रह्मांड का यही अंतिम सत्य है, एक दिन लुप्त हो जाना? या फिर इसके पार भी कोई चक्र है, कोई पुनर्जन्म? कुछ वैज्ञानिक बिग बाउंस या साइक्लिक यूनिवर्स जैसे सिद्धांत प्रस्तुत करते हैं, जहां ब्रह्मांड पुनः सघन होकर एक नए बिग बैंग की शुरुआत करता है। परंतु ये अवधारणाएं अभी भी सैद्धांतिक हैं। ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स का भविष्य हमें हमारे स्थान, समय और अस्तित्व पर पुनर्विचार करने के लिए प्रेरित करता है। यह दिखाता है कि हम एक अत्यंत क्षणिक अवस्था में हैं, एक ऐसी संकीर्ण खिड़की में जहां जीवन, प्रकाश और चेतना संभव है। यह भविष्य भले ही दूर हो, पर यह हमारी आज की समझ, विज्ञान और जिज्ञासा की सीमा को भी दर्शाता है। हम ब्रह्मांड के भविष्य को पूरी तरह से नहीं जान सकते, लेकिन हम यह समझ सकते हैं कि हम इस अद्वितीय कालखंड में मौजूद हैं, जहां हम देख सकते हैं, सोच सकते हैं और जान सकते हैं। यह स्वयं में एक चमत्कार है, और यही एहसास हमें प्रेरित करता है कि हम ब्रह्मांड के इतिहास के आखिरी गवाह नहीं, बल्कि एक क्षणिक जागरूकता है जो इस विशालता में कुछ समय के लिए प्रकाशित हुई है। चलिए अब थोड़ा वैज्ञानिक रूप से समझते हैं। ब्रह्मांड के बारे में जो सबसे मान्य मॉडल है, उसके अनुसार देखा जा सकने वाला ब्रह्मांड वो हिस्सा है जिसे हम अभी पृथ्वी से देख सकते हैं, यानी वो सभी चीजें जिनका प्रकाश या संकेत ब्रह्मांड की शुरुआत, बिग बैंग से अब तक हम तक पहुंच चुका है। हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत नाम का एक खास नियम है जो हमें ब्रह्मांड से जुड़े कुछ बड़े सवालों को समझने में मदद करता है। पहला सवाल है, ब्रह्मांड का आकार और उसकी बनावट कैसी है? इसका जवाब हमें नए वैज्ञानिक आंकड़ों से मिल सकता है। दूसरा सवाल है, ब्रह्मांड में जो एक रहस्यमय ताकत है जिससे इसका फैलाव तेज हो रहा है, जिसे कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट कहते हैं, वो हाइजेनबर्ग के नियम से कैसे जुड़ी है? आखिर में हम एक गणना के जरिए ये समझने की कोशिश करेंगे कि समय के साथ हमारे देखे जा सकने वाले ब्रह्मांड में क्या क्या बदला है, जैसे हबल नाम की दर जिससे ब्रह्मांड फैलता है, ब्रह्मांड में तारों की संख्या, हाइड्रोजन गैस और उससे जुड़ी जानकारी, और ब्रह्मांड की उस सीमा का क्षेत्रफल जहां तक हम कभी देख सकते हैं। हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत हमें यह बताता है कि किसी कण, पार्टिकल की दो भौतिक विशेषताओं को एक साथ पूरी सटीकता से नापना संभव नहीं है। उदाहरण के लिए, अगर हम मापने के समय को बहुत छोटा कर दें तो उस कण की ऊर्जा के कई संभावित मान, वैल्यू हो सकते हैं। सांख्यिकीय स्टैटिस्टिकल दृष्टिकोण से देखें तो हमें टिपिकल डेविएशन यानी औसत विचलन का तरीका अपनाना पड़ता है। इस लेख का उद्देश्य यह है कि हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता सिद्धांत को पूरे ब्रह्मांड के स्तर, ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स लेवल पर लागू किया जाए। जब हम कुछ विशेष मानकों, पैरामीटर्स को इस सिद्धांत की गणना में शामिल करते हैं तो हमें ब्रह्मांड की बनावट,
टोपोलॉजी और उस रहस्यमय ब्रह्मांडीय स्थिरांक डायमेंशनलेस कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट के बारे में कुछ संख्यात्मक अनुमान मिलते हैं। अब सवाल ये उठता है, क्या हाइजेनबर्ग के सिद्धांत को ब्रह्मांडीय स्तर पर लागू करना वैज्ञानिक रूप से सही है? क्या विज्ञान के नियम हमें यह अनुमति देते हैं कि हम पूरे ब्रह्मांड को संख्याओं के जरिए इस सिद्धांत से समझें? हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत हमें यह बताता है कि हम किसी भी कण की दो विशेषताओं को एक साथ पूरी सटीकता से नहीं जान सकते। उदाहरण के लिए, अगर हम किसी कण की स्थिति को बहुत अधिक सटीकता से जानना चाहते हैं तो उस कण की गति को उतनी ही कम सटीकता से जाना जा सकता है, और अगर हम समय को बहुत सटीकता से मापते हैं तो उस समय पर उस कण की ऊर्जा की गणना अनिश्चित हो जाती है। यह नियम क्वांटम भौतिकी की बुनियादी नींव है और सूक्ष्म स्तर पर काम करता है, जैसे परमाणु, इलेक्ट्रॉन, फोटॉन आदि पर। अब प्रश्न यह है कि क्या इस नियम को पूरे ब्रह्मांड पर लागू किया जा सकता है? क्या एक ऐसा सिद्धांत जो मूल रूप से सूक्ष्म कणों के व्यवहार को समझने के लिए बना था, उसका उपयोग हम इतने विशाल पैमाने पर, यानी पूरे प्रेक्षणीय ब्रह्मांड को समझने के लिए कर सकते हैं? इस लेख में इसी सवाल पर चर्चा की जा रही है। लेखक यह कहता है कि अगर हम हाइजेनबर्ग के सिद्धांत में कुछ विशेष मान पैरामीटर्स डालें, जैसे समय का एक बहुत छोटा अंतराल या ऊर्जा की एक संभावित सीमा, तो हमें ब्रह्मांड की बनावट, उसके आकार और एक खास रहस्यमय संख्या, ब्रह्मांडीय नियतांक, कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट के बारे में कुछ अहम आंकड़े मिल सकते हैं। कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट, जिसे ग्रीक अक्षर एल, लैम्ब्डा से दर्शाया जाता है, ब्रह्मांड के सबसे रहस्यमय और गूढ़ तत्वों में से एक है। यह सामान्य सापेक्षता, जनरल रिलेटिविटी के समीकरणों में अल्बर्ट आइंस्टीन द्वारा जोड़ा गया एक ऐसा घटक है जो ब्रह्मांड में फैली हुई उस रहस्यमय शक्ति का प्रतिनिधित्व करता है जिसे आज हम डार्क एनर्जी कहते हैं। इसका मूल उद्देश्य गुरुत्वाकर्षण के खिंचाव को संतुलित करते हुए ब्रह्मांड को स्थिर बनाए रखना था, लेकिन समय के साथ इसके मायने बदल गए। जब आइंस्टीन ने सामान्य सापेक्षता का सिद्धांत प्रस्तुत किया तो उस समय वैज्ञानिकों को यह विश्वास था कि ब्रह्मांड स्थिर है, न फैल रहा है न सिकुड़ रहा है। लेकिन उनके गुरुत्वाकर्षण के समीकरण बताते थे कि द्रव्य और ऊर्जा के कारण ब्रह्मांड को या तो फैलना चाहिए या सिकुड़ना चाहिए। इस विसंगति को हल करने के लिए आइंस्टीन ने अपने समीकरणों में एक अतिरिक्त पद जोड़ा, कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट। यह एक प्रकार की विकर्षण बल, रिपल्सिव फोर्स के रूप में कार्य करता था, जो गुरुत्वाकर्षण की खिंचाव शक्ति के विरुद्ध काम करता था और ब्रह्मांड को स्थिर बनाए रखता था। परंतु 1929 में एडविन हबल की खोज से यह स्पष्ट हो गया कि ब्रह्मांड वास्तव में फैल रहा है। इस खोज के बाद आइंस्टीन ने कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट को अपनी सबसे बड़ी भूल, बिगेस्ट ब्लंडर कहा। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। 1978 में दो स्वतंत्र अनुसंधान समूहों ने सुपरनोवा के अवलोकन द्वारा यह पाया कि ब्रह्मांड का विस्तार केवल जारी ही नहीं है, बल्कि वह तेजी से हो रहा है। यानी ब्रह्मांड में कोई ऐसी शक्ति है जो उसके विस्तार को लगातार बढ़ा रही है। यही वह पल था जब कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट फिर से वैज्ञानिकों की सोच में वापस आया, इस बार एक नए नाम के साथ, डार्क एनर्जी। आज हम मानते हैं कि डार्क एनर्जी ही उस अदृश्य शक्ति का नाम है जो ब्रह्मांड को तेजी से फैला रही है, और कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट इसका सबसे सरल गणितीय प्रतिनिधित्व है। इसे एक स्थिर ऊर्जा घनत्व के रूप में देखा जाता है जो पूरे स्पेस टाइम में एक समान फैला हुआ है। यह ब्रह्मांड की कुल ऊर्जा का लगभग 68% है, यानी सबसे बड़ा घटक, लेकिन सबसे रहस्यमय भी। यह क्यों है का उत्तर अभी भी वैज्ञानिकों के लिए एक अनसुलझी पहेली बना हुआ है। क्या यह क्वांटम वैक्यूम एनर्जी है? क्या यह कोई नई भौतिक शक्ति है जो हमें अभी समझ नहीं आई? या क्या यह केवल हमारे गुरुत्वाकर्षण सिद्धांतों की अधूरी व्याख्या है? इन सभी प्रश्नों के उत्तर भविष्य की खोजों में छिपे हैं। कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट की यह उपस्थिति, जो एक अदृश्य परंतु प्रभावशाली शक्ति की तरह पूरे ब्रह्मांड को फैला रही है, हमें यह बताती है कि ब्रह्मांड न केवल भौतिक रूप से गूढ़ है, बल्कि
अवधारणात्मक रूप से भी बहुत गहरा और रहस्यमय है। हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत मूलतः क्वांटम भौतिकी का एक सिद्धांत है जो सूक्ष्म कणों के व्यवहार को समझाने के लिए प्रयोग होता है। यह सिद्धांत कहता है कि किसी कण की स्थिति, पोजीशन और संचलन, मोमेंटम को एक साथ असीम सटीकता से नहीं मापा जा सकता। यदि हम किसी कण की स्थिति को अधिक सटीकता से मापते हैं तो उसका संचलन अधिक अनिश्चित हो जाता है। अब सवाल यह है, क्या इस सूक्ष्म स्तर के सिद्धांत को हम ब्रह्मांडीय स्तर पर यानी ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स पर लागू कर सकते हैं? आइए इसे एक विचार प्रयोग के रूप में समझें। जब हम ब्रह्मांड को एक विशाल क्वांटम प्रणाली के रूप में सोचते हैं, विशेषकर उस क्षण में जब वह अत्यंत घना और छोटा था, जैसे बिग बैंग के प्रारंभिक क्षणों में, तब हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है। उस समय ब्रह्मांड इतना सूक्ष्म और सघन था कि क्वांटम प्रभाव उसकी समग्र प्रकृति को नियंत्रित कर रहे थे। हाइजेनबर्ग के सिद्धांत के अनुसार यदि समय का कोई अति सूक्ष्म अंतराल चुन लिया जाए, dt0, तो ऊर्जा में अनिश्चितता de बहुत अधिक हो सकती है, यानी ऊर्जा शून्य से उत्पन्न हो सकती है, लेकिन बहुत ही छोटे समय के लिए। इसका अर्थ यह है कि ब्रह्मांड की शुरुआत क्वांटम फ्लक्चुएशन से भी संभव हो सकती है। यह वही आधार है जिस पर वैक्यूम फ्लक्चुएशंस और ब्रह्मांड के कुछ नहीं से उभरने की अवधारणा टिकी हुई है। कई वैज्ञानिक मानते हैं कि ब्रह्मांड एक क्वांटम उथल-पुथल, क्वांटम फ्लक्चुएशन के रूप में शून्य से उत्पन्न हुआ, और हाइजेनबर्ग का सिद्धांत इसकी अनुमति देता है। प्रेक्षणीय ब्रह्मांड की संरचना, जैसे आकाशगंगाओं, क्लस्टर्स और ब्रह्मांडीय वेब, वास्तव में उस शुरुआती क्वांटम अनिश्चितता की ही परिणतियां हैं जो ब्रह्मांडीय इन्फ्लेशन के दौरान उत्पन्न हुई थीं। ब्रह्मांड के विस्तार के दौरान ये सूक्ष्म क्वांटम उतार चढ़ाव गुरुत्वाकर्षण द्वारा फैल गए और आगे चलकर पदार्थ की संरचनाओं में परिवर्तित हो गए। इसका तात्पर्य यह है कि ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स की विशाल संरचना, अरबों गैलेक्सियों का वितान, वास्तव में क्वांटम अनिश्चितताओं के बीज से ही उपजा है। हम ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स की सीमा की बात करते हैं तो हाइजेनबर्ग का सिद्धांत वहां भी मौन रूप से प्रभाव डालता है। हम जितना अधिक दूर तक देखने की कोशिश करते हैं, उतना ही हमारे अवलोकन में अनिश्चितता जुड़ती जाती है, क्योंकि अत्यंत दूरस्थ वस्तुएं प्रकाश के बहुत पुराने संकेतों के रूप में हम तक पहुंचती हैं और उनके बारे में जानकारी सीमित होती है। हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत, जो पहली नजर में केवल अति सूक्ष्म कणों के व्यवहार के लिए बना था, वास्तव में ब्रह्मांडीय स्तर पर भी उतना ही सार्थक है। ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स की उत्पत्ति, उसकी संरचना और यहां तक कि उसके भविष्य की समझ भी इस सिद्धांत से जुड़ी हुई है। यह एक अद्भुत उदाहरण है कि कैसे एक छोटे से कण के सिद्धांत ने पूरी सृष्टि के रहस्यों को छूने की शक्ति दी। ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स की विशालता और हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता दोनों मिलकर हमें यह बताते हैं कि ब्रह्मांड गणितीय सौंदर्य और रहस्य की अनंत काव्यात्मकता है। ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स यानी प्रेक्षणीय ब्रह्मांड वह हिस्सा है ब्रह्मांड का जिसे हम आज तक देख सकते हैं, वो भी केवल इसीलिए क्योंकि उस हिस्से से प्रकाश या अन्य सिग्नल हमारे पास 13.8 अरब वर्षों में पहुंच पाया है। परंतु इसका यह मतलब नहीं है कि पूरी सृष्टि बस यहीं तक सीमित है। वास्तव में ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स हमारे अवलोकन की सीमा को दर्शाता है, न कि ब्रह्मांड की कुल सीमा को। जितनी दूर से प्रकाश को हम तक पहुंचने में समय मिला है, चूंकि ब्रह्मांड की उम्र लगभग 13.8 अरब वर्ष है, इसका अर्थ यह है कि हम अधिकतम उन्हीं वस्तुओं को देख सकते हैं जिनसे प्रकाश को हम तक पहुंचने में इतना ही समय लगा हो। परंतु यहां एक पेच है, ब्रह्मांड इस दौरान फैल रहा है, इसलिए वास्तव में जो वस्तुएं हमें 13.8 अरब प्रकाश वर्ष दूर लगती हैं, वे आज 46.5 अरब प्रकाश वर्ष दूर हो चुकी हैं। इसी कारण ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स का त्रिज्या लगभग 86.5 अरब प्रकाश वर्ष और व्यास लगभग 43 अरब प्रकाश वर्ष माना जाता है। सीमा, हम इससे बाहर की वस्तुओं को देख ही नहीं सकते, चाहे वे मौजूद हों या नहीं, क्योंकि उनका प्रकाश अभी तक हम तक नहीं पहुंचा। प्रकाश गति की सीमा, स्पीड ऑफ लाइट लिमिटेशन, हमारे अवलोकन पूरी तरह इस बात पर निर्भर हैं कि कौन सी वस्तु से निकला हुआ प्रकाश हम तक पहुंच पाया है। चूंकि प्रकाश की गति सीमित है, लगभग 300,000 किमी सेकंड, यह एक कॉजल होराइजन
बनाता है। उसके पार की घटनाएं हमसे सूचनात्मक रूप से जुड़ी नहीं हो सकती। सीमा, जो भी इस कॉजल होराइजन के पार है वह हमारे लिए पूरी तरह अदृश्य है। हम उसका कोई प्रभाव महसूस नहीं कर सकते। एक्सपेंशन ऑफ स्पेस लिमिटेशन, ब्रह्मांड लगातार फैल रहा है और कुछ आकाश गंगाएं हमसे इतनी तेजी से दूर जा रही हैं कि उनके प्रकाश को हम कभी नहीं देख पाएंगे। इस कारण से ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स एक गतिशील सीमा है। हर पल कुछ वस्तुएं इसके बाहर हो जाती हैं। सीमा, आज हम जो देख सकते हैं वह कल दिखाई नहीं देगा। कई वस्तुएं कॉस्मिक होराइजन के पार जा रही हैं, हमेशा के लिए। क्वांटम अनिश्चितता और सटीकता की सीमा ब्रह्मांड के बहुत आरंभिक क्षणों में उत्पन्न क्वांटम अस्थिरताएं, क्वांटम फ्लक्चुएशंस ने वर्तमान ब्रह्मांड की संरचना को जन्म दिया, लेकिन हम उन शुरुआती पलों को अति सटीकता से नहीं देख सकते। प्लैंक समय 10:43 सेकंड के पहले का कोई भौतिक मॉडल नहीं है। सीमा, हम ब्रह्मांड की उत्पत्ति के पहले क्षणों का प्रत्यक्ष अध्ययन नहीं कर सकते। केवल अनुमान और गणितीय मॉडल पर आधारित कल्पनाएं ही हैं। टेक्नोलॉजिकल लिमिटेशन, हमारी दूरबीनें, डिटेक्टर्स और उपकरण भी सीमित हैं। सबसे पुराना प्रकाश जो हम देख सकते हैं वह है कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड CMB, जो बिग बैंग के 3.8 लाख साल बाद आया। उसके पहले का कोई प्रकाश हमारे पास नहीं आता क्योंकि वह समय ऑप्टिकली ओपेक था। सीमा, हम ब्रह्मांड के उस समय को नहीं देख सकते जो CMB से पहले का है। वहां प्रकाश ही नहीं था जो बच सके। ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स केवल खगोल विज्ञान का एक तकनीकी शब्द नहीं है। यह अस्तित्व और चेतना की सीमाओं को दर्शाने वाला एक दार्शनिक प्रतीक भी है। यह वह आकाशीय परिधि है जिसे मानव मन अपनी सबसे परिष्कृत दूरबीनों और गणनाओं से देख पाने में सक्षम है, और साथ ही यह हमारे ज्ञान की अंतिम सीमा को भी दर्शाता है। जो हम देख सकते हैं वही हमारे लिए है, और जो हम नहीं देख सकते वह हमारे लिए अस्तित्वहीन सा है। इसीलिए ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स का विचार केवल वैज्ञानिक नहीं, गहराई से दार्शनिक भी है। जब हम कहते हैं कि ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स वह हिस्सा है ब्रह्मांड का जिसे हम देख सकते हैं, तो हम यह भी स्वीकार करते हैं कि देखना और जानना हमारे चेतना पर निर्भर है। इसका तात्पर्य यह है कि ब्रह्मांड का वह हिस्सा जो हम नहीं देख सकते या कभी नहीं देख पाएंगे, हमारे लिए एक रहस्य बना रहता है, एक तरह का ब्रह्मांडीय अज्ञेय, कॉस्मिक एग्नोस्टिसिज्म। हमारी चेतना सीमित है, हमारी तकनीक सीमित है, और प्रकाश की गति एक ब्रह्मांडीय सीमा रेखा खींच देती है जिसके पार की घटनाएं हमारे लिए मौन हो जाती हैं। यह मौन वही है जिसे भारतीय दर्शन माया कहता है। वह जो है पर अनुभव में नहीं आती, जो दिखती नहीं पर फिर भी अस्तित्व रखती है। ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स हमें यह याद दिलाता है कि हम जिन तथ्यों और सिद्धांतों को अंतिम मानते हैं वे भी केवल उस प्रकाश पर आधारित हैं जो अब तक हम तक पहुंचा है। इसका सीधा अर्थ यह है कि हमारी संपूर्ण वैज्ञानिक समझ उस विशाल अनंत ब्रह्मांड का केवल एक अंश है, एक झलक, जैसे एक समुद्र की केवल एक बूंद। यह स्थिति प्लेटो की अंधेरी गुफा की तरह है, जहां हम केवल प्रतिबिंब देख सकते हैं, मूल वस्तु नहीं। हम ब्रह्मांड की छाया में रहते हैं, उसकी पूर्णता को जानने की लालसा के साथ, लेकिन साधनों की सीमाओं में बंधे हुए। वैज्ञानिकों ने आज तक जो भी देखा है, आकाश गंगाएं, तारामंडल, डार्क मैटर, डार्क एनर्जी, वह केवल ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स के भीतर की खोज है, जबकि उसके पार शायद अनगिनत ब्रह्मांड या मल्टीवर्स या समय से परे कोई चेतन सत्ता हो सकती है। ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स का दर्शन हमें यह भी सिखाता है कि ज्ञान का घमंड आत्मविनाशक हो सकता है। जितना अधिक हम ब्रह्मांड को समझते हैं, उतना ही अधिक यह स्पष्ट होता है कि हम कितना कम जानते हैं। यह विचार हमें विनम्र बनाता है और साथ ही प्रेरित भी कि अनदेखे को देखने, अज्ञात को जानने और उस सत्य तक पहुंचने का प्रयास निरंतर किया जाए जो शायद कहीं हमारे ही भीतर छिपा हो। भारतीय उपनिषदों में कहा गया है, यद पिंडे तत् ब्रह्मांडे, अर्थात जो इस शरीर में है वही ब्रह्मांड में है। और वास्तव में ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स भी एक प्रकार से हमारे चेतन मन का प्रतिबिंब है। हम जितना दूर तक देख सकते हैं वह केवल प्रकाश की गति की सीमा नहीं बताता, वह हमारे बौद्धिक और आध्यात्मिक विकास की सीमा भी दर्शाता है।
क्या ऐसा हो सकता है कि ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स की सीमाएं हमारे मानसिक सीमाओं की प्रतीक हों? क्या हमारा ज्ञान ब्रह्मांड का निर्माण कर रहा है? क्या ब्रह्मांड सच में अस्तित्व में है या यह केवल हमारे अवलोकन से ही वास्तविक होता है? ये प्रश्न आधुनिक विज्ञान और प्राचीन दर्शन दोनों के सबसे गहरे रहस्य बन जाते हैं। इसीलिए ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स का अध्ययन केवल अंतरिक्ष को नापने का कार्य नहीं है, बल्कि वह आत्मा की तलाश है, उस मूल स्वरूप की जिसे हम सत्य, ब्रह्म या ईश्वर कह सकते हैं। यह यात्रा एक वैज्ञानिक अन्वेषण है और साथ ही एक आत्मिक साधना भी। ब्रह्मांड को जानना स्वयं को जानने के बराबर है और स्वयं को जानना ब्रह्मांड की गहराइयों को छूने जैसा है। ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स की सीमाओं में ही उस अनंत की चुप्पी छिपी है जो हमसे कहती है, तुम जो देख पा रहे हो वह सच्चाई का केवल एक पहलू है। असली ब्रह्मांड उस पार है, तुम्हारे ज्ञान, अनुभव और आत्मा की सीमा के पार। पश्चिमी दर्शन में ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स, प्रेक्षणीय ब्रह्मांड, केवल एक खगोल शास्त्रीय या वैज्ञानिक अवधारणा नहीं है, बल्कि यह एक गहरी दार्शनिक रूपक, मेटाफोर के रूप में कार्य करता है, जो हमें इस प्रश्न की ओर ले जाता है, क्या हम जो देख सकते हैं वही सच्चाई है, या सच्चाई उससे परे है जो हमारी आंखें और उपकरण पकड़ पाते हैं? यद्यपि प्राचीन और मध्यकालीन पश्चिमी दार्शनिकों ने ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स शब्द का प्रयोग नहीं किया, उनके विचार इस अवधारणा की गहराई तक पहुंचे हैं। आइए समझते हैं कि किस प्रकार पश्चिमी दर्शन इस विचार को देखता है। प्लेटो ने ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स जैसी अवधारणा को माया की दुनिया या छाया जगत के रूप में देखा होता। उनके प्रसिद्ध गुफा रूपक एलेगोरी ऑफ द केव में वे बताते हैं कि कुछ लोग एक गुफा में बंद हैं और केवल दीवार पर परछाइयां देख सकते हैं। उनके लिए वही परछाइयां ही वास्तविकता है, जबकि असली वस्तुएं उनके पीछे प्रकाश की ओर है। उसी तरह ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स भी केवल छाया है, वास्तविकता उससे परे है, जो हमारी इंद्रियां या दूरबीनें नहीं पकड़ सकती। प्लेटो का मानना था कि हम केवल उस संसार को देख पाते हैं जो बनता और मिटता है, लेकिन सच्चा ब्रह्मांड परम रूपों, फॉर्म्स में स्थित है, जो न तो सीमित है और न परिवर्तनशील। 2. इमैनुअल कांट नोमेनन और फेनोमेनन कांट ने ऑब्जर्वेबल रियलिटी को 2 भागों में बांटा। फिनोमेनन, जो हम देख सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं, यानी ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स। नूमिनन, जो अपने आप में है, थिंग इन इटसेल्फ, जो हमारी इंद्रियों और अनुभव से परे है। कांट के अनुसार हम कभी भी ब्रह्मांड की वास्तविकता को जान नहीं सकते, हम केवल उसकी मानवीय व्याख्या को जानते हैं, जो हमारे अनुभवों, चेतना और बौद्धिक संरचनाओं के फिल्टर से होकर आती है। इसीलिए ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स कांट के दर्शन में केवल हमारी बुद्धि और अनुभवों के अनुसार गढ़ी गई तस्वीर है। असली ब्रह्मांड इससे परे है, जिसे जानना संभव नहीं। डेविड ह्यूम ने यह विचार प्रस्तुत किया कि हम ब्रह्मांड के बारे में जो भी जानते हैं वह केवल अनुभव और संवेदना, सेंसरी इनपुट पर आधारित है, लेकिन अनुभवों की सीमाएं हैं और इसी कारण ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स भी एक सीमित विश्वास प्रणाली है। हाल के पश्चिमी विचारक जैसे निक बोस्ट्रोम यह प्रश्न उठाते हैं कि क्या ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स एक सिमुलेशन है? क्या यह संभव है कि हम एक विशाल कंप्यूटेशनल प्रणाली के भीतर हैं और जो कुछ हम देख सकते हैं वह बस एक कोडित अनुभव है? यह विचार प्लेटो की गुफा और कांट के नूमेनॉन से मेल खाता है, अर्थात ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स शायद वह नहीं है जो हमें प्रतीत होता है। ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स का विचार पश्चिमी दर्शन में ज्ञान की सीमाओं, अनुभव की अपूर्णता और सत्य की खोज से गहराई से जुड़ा है। प्लेटो के लिए यह केवल परछाइयां हैं, कांट के लिए यह अनुभव के फिल्टर से छन कर आया भ्रम है, ह्यूम के लिए यह विश्वासों का संग्रह है, प्रमाण नहीं। आधुनिक विचारकों के लिए यह एक संभावित सिमुलेशन या चेतना के भीतर की रचना हो सकता है। ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स हमें हमारी सीमाएं दिखाता है और साथ ही यह भी याद दिलाता है कि सच्चाई शायद उन सीमाओं के पार है। यह विज्ञान की खिड़की है, लेकिन दर्शन का दर्पण, जिसमें हम केवल अपनी नहीं बल्कि अस्तित्व की भी झलक पाते हैं। हमारे अवलोकन योग्य ब्रह्मांड, ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स के बाहर एक और ब्रह्मांड होने की संभावना एक ऐसा विचार है जो वैज्ञानिकों और दार्शनिकों दोनों को सदियों से मोहित करता रहा है।
हालांकि हम सीधे तौर पर अपने अवलोकन योग्य ब्रह्मांड की सीमाओं से परे कुछ भी नहीं देख सकते हैं, क्योंकि प्रकाश की गति सीमित है और ब्रह्मांड की एक निश्चित आयु है। फिर भी कुछ मजबूत सैद्धांतिक विचार और अवधारणाएं हैं जो यह सुझाव देती हैं कि हमारा ब्रह्मांड ही सब कुछ नहीं है। सबसे पहले कॉस्मिक इन्फ्लेशन का सिद्धांत इस संभावना को प्रबल करता है। यह सिद्धांत, जो महाविस्फोट बिग बैंग के तुरंत बाद ब्रह्मांड के अत्यधिक तेजी से विस्तार की व्याख्या करता है, सुझाव देता है कि यह विस्तार सभी जगह एक समान रूप से नहीं रुका होगा। कल्पना कीजिए कि एक विशाल बुलबुले बन रहे हैं। हमारा अवलोकन योग्य ब्रह्मांड उनमें से केवल एक छोटा सा बुलबुला हो सकता है, जबकि कई और बुलबुले या पॉकेट यूनिवर्सेस लगातार बन रहे होंगे और एक दूसरे से स्वतंत्र रूप से विकसित हो रहे होंगे। ये पॉकेट यूनिवर्स इतने बड़े और एक दूसरे से इतने दूर हो सकते हैं कि उनके बीच किसी भी प्रकार की बातचीत असंभव हो। इस अवधारणा को अक्सर मल्टीवर्स कहा जाता है, जहां विभिन्न ब्रह्मांडों के एक विशाल संग्रह में हमारा ब्रह्मांड केवल एक हिस्सा है। दूसरा, स्ट्रिंग थ्योरी और एम थ्योरी जैसी अवधारणाएं भी मल्टीवर्स के विचार का समर्थन करती हैं। ये सिद्धांत सुझाव देते हैं कि हमारे ब्रह्मांड में जो 3 स्थानिक आयाम और एक समय आयाम है, वे केवल कुल संभावित आयामों का एक छोटा सा हिस्सा हो सकते हैं। ये अतिरिक्त आयाम छिपे हुए हो सकते हैं या एक उच्च आयामी ब्रेन पर मौजूद हो सकते हैं, जिसके भीतर हमारा ब्रह्मांड केवल एक ब्रेन हो सकता है। यदि ऐसा है तो अन्य ब्रेन भी मौजूद हो सकते हैं, प्रत्येक अपने स्वयं के ब्रह्मांड के साथ, और ये ब्रह्मांड हमारे ब्रह्मांड के समानांतर मौजूद हो सकते हैं, लेकिन इतनी दूर कि हम उनका पता न लगा सकें। इसके अतिरिक्त क्वांटम मैकेनिक्स की कुछ व्याख्याएं, विशेष रूप से कई दुनिया की व्याख्या मेनी वर्ल्ड्स इंटरप्रिटेशन, भी मल्टीवर्स के विचार को जन्म देती है। इस व्याख्या के अनुसार प्रत्येक बार जब क्वांटम स्तर पर कोई संभावना बनती है तो ब्रह्मांड विभाजित हो जाता है, जिससे हर संभावित परिणाम एक अलग ब्रह्मांड में साकार होता है। यदि यह व्याख्या सही है तो अनगिनत समानांतर ब्रह्मांड हो सकते हैं जो हमारे ब्रह्मांड के हर संभव संस्करण को दर्शाते हैं। हालांकि ये सभी विचार वर्तमान में केवल सैद्धांतिक हैं और इन्हें सीधे तौर पर सत्यापित नहीं किया जा सकता है, वे ब्रह्मांड की हमारी समझ में एक गहन संभावना प्रस्तुत करते हैं। वे हमें सोचने पर मजबूर करते हैं कि हम कहां फिट होते हैं और हमारा ब्रह्मांड कितना अनूठा है। अवलोकन योग्य ब्रह्मांड के बाहर एक और ब्रह्मांड की संभावना इस बात पर निर्भर करती है कि हम ब्रह्मांड की मूलभूत प्रकृति और उसके अस्तित्व के सिद्धांतों को कैसे समझते हैं। भविष्य के वैज्ञानिक उपकरण और नई सैद्धांतिक प्रगति हमें इस रहस्यमय प्रश्न का उत्तर देने के करीब ला सकती है। हमारा ब्रह्मांड जो हमें दिखाता है कि हमारी क्या औकात है, इसका भी समय के साथ विकास हुआ है। आज हम उस युग में प्रवेश कर चुके हैं जिसे वैज्ञानिक सटीक ब्रह्मांड विज्ञान या प्रिसिजन कॉस्मोलॉजी कहते हैं, और यह संभव हुआ है हाल की उन मापों के कारण जो WMAP नाम की एक अंतरिक्ष दूरबीन ने हमें प्रदान की है। इस दूरबीन ने ब्रह्मांड की सबसे पुरानी रोशनी, जिसे हम माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन कहते हैं, उसमें पाए जाने वाले बहुत ही बारीक तापमान के उतार चढ़ाव और ध्रुवीकरण में सूक्ष्म असमानताओं को बहुत ही उच्च सटीकता से मापा है। इन मापों की बदौलत वैज्ञानिकों ने हमारे ब्रह्मांड के बारे में जो मानक मॉडल, स्टैंडर्ड कॉस्मोलॉजिकल मॉडल बनाया है, उसमें प्रयुक्त सभी मुख्य मानकों को अब लगभग 1% की सटीकता के साथ जाना जा सकता है। यह मानक मॉडल 2 मुख्य सिद्धांतों पर आधारित है। पहला है बिग बैंग सिद्धांत, जिसके अनुसार ब्रह्मांड की शुरुआत एक अत्यंत गर्म और सघन अवस्था से हुई थी, और दूसरा है इन्फ्लेशन नामक परिकल्पना, जो कहती है कि ब्रह्मांड की शुरुआत के बेहद प्रारंभिक क्षणों में यह एक झटके में अत्यधिक तेजी से फैला। यह इन्फ्लेशन ब्रह्मांड के उस फैलाव को दर्शाता है जिसने पूरे ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स को इतना बड़ा, एक समान और समतल बना दिया कि आज हम दूर दूर तक फैली आकाश गंगाओं और विशाल संरचनाओं को देख पाते हैं। इस तेजी से फैलाव के दौरान ब्रह्मांड के भीतर मौजूद सूक्ष्म क्वांटम झिलमिलाहटें, जो मूल रूप से ऊर्जा के बहुत छोटे स्तर के उतार चढ़ाव थे,
अचानक खींचकर विशाल ब्रह्मांडीय आकारों में फैल गईं। यही झिलमिलाहटें, जो उस समय केवल ऊर्जा में सूक्ष्म गड़बड़ियां थीं, बाद में गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में आकर धीरे धीरे सघन क्षेत्रों में परिवर्तित हुईं और इन्हीं से आकाशगंगाओं, तारों, क्लस्टर्स और सुपर क्लस्टर्स जैसी विशाल संरचनाओं का जन्म हुआ। यही नहीं, इसी इन्फ्लेशन सिद्धांत के अनुसार आज ब्रह्मांड में जो भी पदार्थ और विकिरण मौजूद है, वह सब भी उसी दौर के अंत में एक विस्फोटक घटनाक्रम द्वारा उत्पन्न हुआ था, जिसमें अत्यधिक ऊर्जा से कणों का निर्माण हुआ। एक ऐसा क्षण जो शायद इस बात की भी शुरुआत था कि ब्रह्मांड में पदार्थ और प्रतिपदार्थ की असमानता क्यों मौजूद है, यानी क्यों केवल पदार्थ ही बचा और प्रतिपदार्थ गायब हो गया। इसके बाद जैसे जैसे ब्रह्मांड का विस्तार होता गया, उसका तापमान धीरे धीरे घटता गया और वह एक अधिक स्थिर अवस्था की ओर बढ़ा। और यहीं से प्रारंभ होता है वह कालखंड जिसे हम हॉट बिग बैंग मॉडल के रूप में जानते हैं, जिसमें ब्रह्मांड ने धीरे धीरे तारे, आकाशगंगाएं और जीवन के लिए संभावनाओं से भरी जगहों को जन्म दिया। इस तरह इन हालिया मापों ने न केवल ब्रह्मांड के विकास की गहराई से पुष्टि की है, बल्कि यह भी दिखाया है कि आज की आधुनिक भौतिकी और खगोल शास्त्र किस हद तक उस रहस्यमय ब्रह्मांड को समझने के करीब पहुंच चुके हैं, जिसे हम केवल देख सकते हैं मगर शायद कभी पूरी तरह जान नहीं सकते। हमारे ब्रह्मांड के आकार को लेकर वैज्ञानिकों के बीच लंबे समय से बहस चल रही है, लेकिन मौजूदा साक्ष्य दृढ़ता से सुझाव देते हैं कि हमारा ब्रह्मांड सपाट, फ्लैट है। अब सपाट का मतलब यह नहीं है कि ब्रह्मांड एक कागज की शीट या पैनकेक जैसा है जिसे हम अपनी आंखों से देख सकते हैं। जब ब्रह्मांड के संदर्भ में सपाट शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, तो इसका संबंध अंतरिक्ष समय, स्पेस टाइम की ज्यामिति, जियोमेट्री से होता है। इसे समझने के लिए कल्पना कीजिए कि आप एक विशाल लचीली चादर पर हैं। ब्रह्मांड की ज्यामितीय अवधारणाएं, सकारात्मक वक्रता, पॉजिटिव कर्वेचर, बंद ब्रह्मांड। कल्पना कीजिए कि आप एक विशाल गेंद की सतह पर हैं। यदि आप एक सीधी रेखा में यात्रा करना शुरू करते हैं, तो अंततः आप उसी बिंदु पर वापस आ जाएंगे जैसे पृथ्वी की सतह पर। इस प्रकार के ब्रह्मांड को बंद ब्रह्मांड कहा जाता है और यह एक वृत्त या गोले की तरह व्यवहार करता है। इस स्थिति में ब्रह्मांड का विस्तार अंततः रुक जाएगा और फिर सिकुड़ने लगेगा, जिससे बिग क्रंच हो सकता है। नकारात्मक वक्रता, नेगेटिव कर्वेचर, खुला ब्रह्मांड। इसकी कल्पना एक घोड़े की काठी, सैडल या आलू के चिप्स जैसी घुमावदार सतह के रूप में की जा सकती है। यदि आप एक सीधी रेखा में यात्रा करना शुरू करते हैं, तो आप कभी भी उसी बिंदु पर वापस नहीं आएंगे और दो समानांतर रेखाएं एक दूसरे से लगातार दूर होती जाएंगी। इस प्रकार के ब्रह्मांड को खुला ब्रह्मांड कहा जाता है और यह हमेशा के लिए फैलता रहेगा। शून्य वक्रता, जीरो कर्वेचर या सपाट ब्रह्मांड। यदि चादर पूरी तरह से सपाट है, तो दो समानांतर रेखाएं हमेशा समानांतर रहेंगी और कभी नहीं मिलेंगी। इसी को ब्रह्मांड के संदर्भ में सपाट कहा जाता है। एक सपाट ब्रह्मांड भी हमेशा के लिए फैलता रहेगा, लेकिन इसकी विस्तार की गति समय के साथ धीमी होती जाएगी। ब्रह्मांड के सपाट होने के क्या प्रमाण हैं? वैज्ञानिकों ने विभिन्न तरीकों से यह मापने की कोशिश की है कि ब्रह्मांड की वक्रता कैसी है। सबसे महत्वपूर्ण सबूत कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड (CMB) से आते हैं, जो बिग बैंग के लगभग 3,80,000 साल बाद बचे हुए विकिरण हैं। यह ब्रह्मांड का सबसे पुराना प्रकाश है जिसे हम देख सकते हैं। यह समझना कि हमारा ब्रह्मांड सपाट है, ब्रह्मांड विज्ञान के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह ब्रह्मांड के भविष्य के बारे में भी संकेत देता है। यदि यह सपाट है, तो यह अनंत काल तक फैलता रहेगा, लेकिन समय के साथ इसकी विस्तार की गति धीमी होती जाएगी, क्योंकि डार्क एनर्जी का प्रभाव हावी हो जाएगा। यह एक ऐसे भविष्य की ओर इशारा करता है जहां आकाश गंगाएं एक दूसरे से इतनी दूर होती जाएंगी कि वे अंततः हमारी पहुंच से बाहर हो जाएंगी, जिससे रात का आकाश और भी अधिक खाली हो जाएगा। यह जानकर आपको कैसा लगता है कि हम एक ऐसे ब्रह्मांड में रहते हैं जो हमारी सर्वोत्तम समझ के अनुसार सपाट है? हमारे ब्रह्मांड की यह अविश्वसनीय यात्रा, अवलोकन योग्य ब्रह्मांड की गहराइयों को भेदने की यह ललक हमें केवल वैज्ञानिक सत्य ही नहीं, बल्कि अस्तित्व के बड़े प्रश्नों से भी जोड़ती है।
हमने देखा कि कैसे बिग बैंग के बाद ब्रह्मांड का विस्तार हुआ, कण बने, तारे और आकाश गंगाएं जन्मी और अंततः हम स्वयं अस्तित्व में आए, ब्रह्मांड के ही एक हिस्से के रूप में उसे समझने की कोशिश करते हुए। ब्रह्मांड की खोज में हमारी दूरबीनें, चाहे वे जमीन पर हों या अंतरिक्ष में तैर रही हों, हमें अरबों प्रकाश वर्ष दूर तक झांकने में मदद करती है, उन समयों को देखने में मदद करती है जब ब्रह्मांड अपनी शैशवावस्था में था। कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड CMB, वह प्राचीन प्रकाश जो आज भी हमारे चारों ओर मौजूद है, हमें उस आदिम सूप की कहानी सुनाता है जहां से सब कुछ शुरू हुआ। यह हमें ब्रह्मांड की आयु, उसकी संरचना और उसके संभावित भविष्य के बारे में अमूल्य जानकारी देता है। हमने पाया कि डार्क मैटर और डार्क एनर्जी जैसे रहस्यमय घटक, जो हमारी सामान्य समझ से परे हैं, ब्रह्मांड के अधिकांश हिस्से का निर्माण करते हैं और उसके विस्तार को नियंत्रित करते हैं। यह एहसास कि हम ब्रह्मांड के कुल पदार्थ का केवल एक छोटा सा अंश ही देख पाते हैं, विनम्रता से भर देता है और हमें आगे की खोज के लिए प्रेरित करता है। जिज्ञासा का अनंत सफर, यह सब हमें इस निष्कर्ष पर पहुंचाता है कि ब्रह्मांड एक जीवंत, गतिशील इकाई है जो लगातार विकसित हो रही है और नए रहस्यों को उजागर कर रही है। हमारा अवलोकन योग्य ब्रह्मांड, जिसकी सीमाएं प्रकाश की गति और ब्रह्मांड की आयु से परिभाषित हैं, केवल एक झलक है, एक ब्रह्मांडीय द्वीप जिसका हम निरीक्षण कर सकते हैं। इसके बाहर क्या है? क्या मल्टीवर्स की अवधारणाएं, जहां अनगिनत अन्य ब्रह्मांड हो सकते हैं, सच हैं? क्या हमारा ब्रह्मांड वास्तव में सपाट है, जैसा कि हमारे वर्तमान अवलोकन सुझाते हैं, या इसमें कोई सूक्ष्म वक्रता है जो हमारी वर्तमान मापों से परे है? ये ऐसे प्रश्न हैं जो हमें अनंत काल तक सोचने पर मजबूर करते हैं, हमारी जिज्ञासा को और भी प्रज्वलित करते हैं। ब्रह्मांड की यह डॉक्यूमेंट्री हमें सिर्फ तथ्यों से अवगत नहीं कराती, बल्कि हमें उस महान यात्रा का हिस्सा बनाती है जो मानव जाति ने ज्ञान की तलाश में की है। यह हमें याद दिलाती है कि हम न केवल ब्रह्मांड का हिस्सा हैं, बल्कि उसके रहस्य को उजागर करने वाले भी हैं। और इस अनंत खोज में हर नया सवाल हमें ब्रह्मांड के और करीब ले जाता है।